क्या ये एक गैम्बल है? अगर ये गैम्बल नहीं है तो क्यों ये गैम्बल नहीं है? एक हेजिंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए या साइडवेज रहे मार्केट, बट हम लोग पैसा कमाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज अनरेवल विद सीए सक्षम अग्रवाल। हो सकता है आप इनसे पहले से ही फैमिलियर हो, बिकॉज ऑल इंडिया हाईएस्ट ये ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं सीए फाइनल के एक सब्जेक्ट में, दैट इज कैपिटल मार्केट, राइट मोहित? अब लोगों ने पैसे खोए, क्या आप बताओ मुझे, जिस लोग ने पैसे खोए क्या उसने पेटीएम की बिजनेस को एनालाइज किया था? नहीं, उन्होंने बस ये सोचा था कि आज हम आईपीओ में लगा रहे हैं, हर बार की तरह आईपीओ डबल हो जाएगा, 100% खुलेगा, हमारा पैसा डबल। राइट, तो आपने बिजनेस में पैसा लगाया ही नहीं, आपने तो शेयर की प्राइस के अंदर पैसा लगाया। तो पहले उसको पे करने की कोशिश करो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स की मैं आपको बात करने वाला था, लेकिन ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट से पहले करनी है। लोग इन्वेस्टमेंट पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट में कूद जाते हैं, लेकिन आपको पहले ये चीजें करनी है, तब तक आपने स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना। अगर आपको स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है तो ऑप्शंस को छुए बिना स्टॉक मार्केट में अच्छा, अगर आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो आपको ऑप्शन उतना नहीं पड़ेगा, उतना नहीं पड़ेगा। Hello guys, welcome to the new episode of our podcast series Unravel with CA Saksham Agarwal. So guys, today we have with us CA Mohit Gupta. He is quite an expert in his domain. He knows not only about the stock market, but he is an expert option trader as well. So guys, आपके जनरल क्वेश्चंस का आज आंसर देंगे। ये आपको बताएंगे स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली है क्या, स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्या आपके फर्स्ट स्टेप होने चाहिए। इसके साथ साथ ये बताएंगे कैसे इन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग की अपनी जर्नी स्टार्ट करी और आज ये एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर है। हो सकता है आप इनसे पहले से ही फैमिलियर हो, बिकॉज ऑल इंडिया हाईएस्ट ये ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं सीए फाइनल के एक सब्जेक्ट में, दैट इज कैपिटल मार्केट, राइट मोहित? राइट, सो आप हो सकता है इनसे ऑलरेडी फैमिलियर हो, बट ये आपको एक ब्रीफ आपको एक इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे कि एक आपको आइडिया लगे ये क्या कर रहे हैं, क्या इनकी एक्सपर्टीज है और क्या इनका गोल है स्टॉक मार्केट को लेके। क्यों ना मोहित आप एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे हमारी ऑडियंस को। श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सक्षम फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। और आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, बिकॉज जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक जॉब या बिजनेस के अंदर जाते हैं या ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में जाते हैं, आपने अपना खुद का स्टार्टअप करने की सोची और उसको बहुत ही अच्छा अपने पिछले 2-3 सालों के अंदर ग्रो भी किया। एंड अभी टाइम 8-8:30 हो रहे हैं एंड आई एम रियली डेडिकेटेड एंड इंस्पायर्ड टू सी यू दैट कि आप अपने ऑडियंस और अपने व्यूअर्स के लिए इतनी ज़्यादा डेडिकेशन दे रहे हैं कि आपका स्टाफ अभी नहीं आया और आप खुद अभी ऑफिस के अंदर आके ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप कस्टमर्स के लिए क्या करते होंगे वो इससे रिफ्लेक्ट करता है। सो आई थिंक दैट्स अ लर्निंग फॉर अस कि ऑलवेज गिव वैल्यू टू योर कस्टमर। सो गाइज, माई नेम इज़ मोहित गुप्ता। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड ट्रेडर बाय पैशन। और इसी पैशन की वजह से मैं सीए फाइनल भी सीए का कोर्स मैंने चूज़ किया था। अच्छा। बिकॉज मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी लगभग 5-6 साल पहले, राइट? 5-6 साल पहले। हाँ, बट अगर एक्चुअल में उसकी बात करूँ तो मैं स्टॉक मार्केट की जो बीज था जो मेरे दिमाग में बोया गया था वो बोया गया था जब मैं 5th-6th क्लास में पढ़ा करता था। अच्छा, आपकी जर्नी इतनी पुरानी है? राइट, 5th-6, बिकॉज मेरे चाचू ने एक स्टॉक ब्रोकर हुआ करता। अच्छा, ओके। सो उस वक्त हमारा स्कूल की छुट्टी 2 बजे हो जाया करती थी, तो 2 बजे के बाद मुझे याद है कि चाचू कभी कभी लेने आते थे तो वो अपने ऑफिस ले जाया करते थे, क्योंकि 3:30 बजे तक मार्केट ओपन है और आपको पता है मार्केट वाले तो ट्रेडिंग भी करते थे उस टाइम पे? वो बेसिकली स्टॉक ब्रोकर थे, खुद की अपनी कैपिटल अच्छा। से ट्रेडिंग नहीं करते थे, मेनली उनके क्लाइंट्स होते थे, तो वहाँ उनकी सर डील होती थी। तो अभी जैसे आप सब कुछ ऑनलाइन देखते हो, उस वक्त ऑफलाइन वगैरह कॉलिंग वगैरह भी हुआ करता था। तो तब मैं उनके सिस्टम पे वहाँ पे देखा कर, हमें भी बेनिफिट हो जाता था यार, कंप्यूटर एक खाली होता था, वहाँ पे हम गेम खेल लिया करते थे। बट वो गेम खेलते खेलते जब मैंने देखा यार साथ में कोई बड़ी गेम चल रही है, इतना हमें पता चल रहा था कि चाचू भी गेम खेलते हैं इधर। तो वहाँ पे हम देखते थे नंबर्स में ऊपर नीचे हुई जा रहे हैं, कभी कोई शेयर ऊपर आ रहा है, कभी कोई चीज़ नीचे आ रही है, लाल पीली मतलब लाइट्स वहाँ पे जलती होती थी नंबर्स में, तब समझ नहीं आता था, बट लगता था कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पर चल रही है। सो वही फैमिली के अंदर थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमें मिलती रही, मतलब 10th-11th तक मुझे इतना समझ आ गया था यार कि स्टॉक मार्केट कोई चीज़ है और इसकी नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी और इसी में कुछ एक फॉर्मल एजुकेशन लेनी है। राइट। बट क्या हुआ था कि 12th के अंदर कॉमर्स तो हमने ले ली थी, इसकी वजह से बिजनेस स्टडीज वगैरह के में थोड़ा सा बिजनेस की नॉलेज मिलनी शुरू हो गई थी। और माय फादर वाज आल्सो इनटू बिजनेस, हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैन्युफैक्चर किया करते थे, तो मैं भी, मुझे उन्होंने बचपन से ही बढ़िया का बेटा हूँ तो उन्होंने बचपन से दुकान पे बिठा दिया, तो
बिजनेस की नॉलेज होने लगी थी। सो मैंने जो सोचा कि यार कोई फॉर्मल कोर्स करता हूँ स्टॉक मार्केट का, बट मार्केट में ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। देन जो क्लोज था कोई कोर्स जो बिल्कुल बिजनेस की आपको एनालिसिस दे सके, स्टडी दे सके, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स मुझे सीए का लगा, या फिर आप एमबीए में जा सकते हैं, बट उसके अंदर भी उतना वास्ट आपको पूरे बिजनेसेस की अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें नहीं। सो मैंने सीए का कोर्स चूज़ किया एंड फॉर्चुनेटली जब मैं सीए फाइनल तक पहुंचा तो पहले आपसे पहले के टाइम पे इसका हुआ करता था। हाँ, इसका हुआ था, मेरे टाइम पे इसका था, मैंने इसका ही दिया। अच्छा, आपके टाइम पे इसका था। तो हमारे टाइम पे क्या हुआ, इसका हटा दिया आईसीआई ने, जो कि एक हॉरर सब्जेक्ट था, और उसकी जगह 7 सब्जेक्ट्स लॉन्च कर दिए कि आप उन 7 में से कोई अपनी चॉइस का सब्जेक्ट चूज कर लो। तो वहां पे मेरी चॉइस का सब्जेक्ट मिल गया था फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट बेसिकली स्टॉक मार्केट का ही दूसरा नाम है, तो मैंने तो वही चूज करना था। टेक्निकल एनालिसिस पार्ट भी कवर करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस पार्ट थोड़ा सा कम था, बट ज़्यादा ये फंडामेंटल्स के ऊपर, बैंकिंग और ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज कैसे काम करती हैं, और स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत वो चीज़ थी, बट है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड था। और क्वेश्चंस कैसे आते थे, केस स्टडी बेसिस पे। अच्छा, मेरे एग्जाम में डीएलएफ और आईएलएफ के जो वहाँ पे केस चल रहा था, वो वाली केस स्टडी आई थी, तो ऑलरेडी मैं देख ही चुका था, मार्केट के अंदर मैं एक्टिव था, तो मैंने वो एग्जाम दिया और मेरे ऑल इंडिया हाईएस्ट है। यही रीजन था कि स्टॉक मार्केट क्या वजह की नॉलेज, मतलब सीए की वजह से मैं स्टॉक मार्केट में आया, स्टॉक मार्केट की वजह से सीए में आया, और दोनों ने एक अदर को कॉम्प्लीमेंट किया, और वहाँ पे मैं ऑल इंडिया हाईएस्ट। बस यही फिर जर्नी चलती रही, और मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है कि कैसे मैं 20,000 से स्टार्ट करके 20 लाख तक मैं पहुंचा था। इसके ऊपर डिटेल्ड मैंने ऑलमोस्ट 20-25 मिनट की आपने 20 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया था, आपने 20 लाख की कैपिटल की वो जर्नी कैसे तय की, वो आपने कवर किया? यस, उसके अंदर मैंने कंप्लीट बचपन से वो चाचू वाला पार्ट भी बताया कि कैसे फैमिली मेरे ट्रेडिंग के अगेंस्ट थी। इवन कि चाचू जो, उसके अंदर मैंने ये भी बताया कि जो चाचू सब ब्रोकर थे, उन्होंने मुझे नॉलेज वगैरह तो दी, बट अल्टीमेटली उन्होंने भी मुझे बोला था यार कि स्टॉक मार्केट में मत था, तो मैंने उसको कैसे टैकल किया और मैं कैसे स्टॉक मार्केट में आया। ये लोग कितना मतलब स्टॉक मार्केट को लेके नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा डरते हैं, वो भी हम सारे डाउट्स आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपने ऑडियंस के लिए कि मतलब डरना नहीं है, और डरना नहीं है तो क्यों नहीं डरना है। ये चीज हम लोग को अपने ऑडियंस को फैमिलियर कराने की कोशिश और ये कॉमन है। आप ये सोचो ना, आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली फ्रेंड्स के अंदर डेफिनेटली आपको बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ मेरे चाचू खुद स्टॉक ब्रोकर थे, जो खुद स्टॉक मार्केट के अंदर है, वो भी आपको रोक रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई चीज़ है, इसको मतलब एक स्टडी आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें मैंने उस डिटेल्ड वीडियो में करी है, ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस लोग उसको देख चुके हैं, काफ़ी अच्छा वहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स मिला, तो दिल खोल के वहाँ पे बातें करी कैसे उसने मुझे सीए स्टडी में हेल्प करा, ये सारा कुछ। तो ये जर्नी मतलब चली, मतलब 5-6 साल से, मैं पिछले 5-6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और अभी मैं पिछले लास्ट 2 साल में मुझे एक्सपीरियंस मिला कि मैं वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक में भी बैंक एज ए बिजनेस एनालिस्ट में वहाँ पे काम किया। देन मुझे काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है, ऑटो सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल, स्टील, ऑटोमोटिव, या कोई भी आप सेक्टर बोलोगे तो उसके अंदर मुझे एक्सपीरियंस था। देन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक ऑडिट्स वगैरह के अंदर भी मैं थोड़ा इन्वॉल्व रहा। देन ये सारी स्टडी जैसे मतलब सीए के साथ साथ मैं करता गया, मतलब मेजर जो मैं अपने बोलूँ अपनी नॉलेज का जो मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ वो बुक्स को करता हूँ। ऑप्शंस के बारे में जब मैं ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुआ तो मैं ऑप्शंस के ऊपर ऑलमोस्ट आप मानोगे नहीं 50+ बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ। 50+ राइट। तो मतलब कि सुबह के 4-4 बजे तक, मतलब सीए की स्टडी करने के बाद यार एक चाहिए होता था ना यार प्रेशर, तो उसके अंदर मैं फिर जाते कि अपना ऑप्शंस की बुक पढ़ा करता था सुबह के 4 बजे तक, और काफी रिलैक्स्ड मैं फील करता था। वही शायद आपको हेल्प किया ये 20,000 से 20 लाख की जर्नी तक। यस डेफिनेटली वो आपकी नॉलेज इनहैंस करती है। और अभी भी मैं ऐसे पढ़ता हूँ, मैं मतलब आप लगा लो कि महीने 2 महीने बाद मैं कोई ना कोई बुक पढ़ ही लेता हूँ। अभी करंटली मैं टाइम इज मनी बुक है, मैं वो उस बुक को पढ़ रहा हूँ। वो प्योरली ऑप्शन ट्रेड, एडवांस ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जो न्यूट्रल ट्रेडिंग करते हैं। सो मैं ये सारी बुक्स रेकमेंड करता है। तो मैंने टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया था 2017 में, जहाँ मैं जो एनालिसिस करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, वो शेयर करता हूँ। राइट। तो मतलब ये सब चलता रहा। आप मतलब वो वाली वीडियो जरूर देखना कि जो 20,000 to 2 लाख वाली 20 लाख वाली हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर शेयर करेंगे, जैसे कि हमें ऑडियंस को भी आइडिया लगे कि कैसे आपने पूरी जर्नी तय करी। ऑल्दो हम वो चीज़ अब इस पॉडकास्ट में नहीं कवर कर पाएंगे, मैं आपको इस पॉडकास्ट का फॉर्मेट बता देता हूँ जो हम लोग सारे अपने एपिसोड्स में फॉलो करते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, हम लोग ये क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं व्यूअर्स से, हम लोग डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस नहीं बनाते। तो अभी जैसे ही हमने अनाउंस किया कि हम स्टॉक मार्केट पे एक पॉडकास्ट करने वाले हैं, हमने एक सर्वे लॉन्च किया और हमने जो सबसे ज़्यादा टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो हमने क्यूरेट किए और हमने क्वेश्चंस बनाया। जनरली हमारे पास 4 मेन क्वेश्चंस होते हैं और उनके साथ सब क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको बीच बीच में पूछता रहता हूँ। बट सिंस स्टॉक मार्केट इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस बार हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, 6 मेन क्वेश्चंस हैं और उसके साथ काफ़ी सारे सब क्वेश्चंस होंगे। तो ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबा जाने वाला है, बट हम कोशिश करेंगे कि हमारे व्यूअर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर आपको मिले। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। वो कि ये है कि एक तो पहले आप लेमन टर्म्स में ये बताइए, ये स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली है क्या ये एक गैम्बल है? अगर ये गैम्बल नहीं है तो क्यों ये गैम्बल नहीं है, और स्टॉक मार्केट में क्यों किसी इंसान को एंटर करना चाहिए? ओके, सो
आपने वैसे 6 क्वेश्चन बोले थे, मुझे लग रहा है आप 6 नहीं मुझसे 18-20 क्वेश्चन पूछोगे। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में आपने 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट है क्या। सो बेसिकली इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टॉक एंड मार्केट। सो बेसिकली मार्केट क्या है, सिंपली मार्केट क्या है, कोई भी अगर इकोनॉमी को आप पकड़ लो, यूके, यूएस या फिर इंडिया की इकोनॉमी, सो ये सभी इकोनॉमीज किसके ऊपर चलती है, मार्केट्स के ऊपर चलती है। मार्केट सिंपली एक ऐसी जगह है जहाँ पे चीज़ों को खरीदा या बेचा जाता है, जहाँ पे बिजनेस होता है। राइट। चीज़ों को हम ट्रेड कर सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं। आप जाओगे मार्केट में कोई चीज़ खरीदोगे, लाइक फ्रूट मार्केट है, वहाँ पे आप फ्रूट्स खरीदते हो। रियल एस्टेट मार्केट में आप जाते हो, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हो। ऐसी स्टॉक मार्केट है जहाँ पर आप स्टॉक्स को खरीदते हो और या फिर बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो। तो सिंपली स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस है या ऐसी मार्केट है जहाँ पर आप स्टॉक्स को खरीद बेच सकते हो। राइट क्वेश्चन ये है कि स्टॉक्स क्या है। ठीक है, स्टॉक्स को हम इंटरचेंजेबली शेयर्स भी बोल देते हैं। शेयर का मतलब हिंदी के अंदर मैं बताऊं कि हिस्सा, कि आपका हिस्सा, किसके अंदर हिस्सा, किसी कंपनी में हिस्सा। लेट्स से आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, उसको आपने 10 हिस्सों में बांट दिया। हाइपोथेटिकल हम एग्जांपल ले लेते हैं, 10 हिस्सों में बांट दिया। अगर वो 10 हिस्से आपके पास हैं तो उस कंपनी का 100% राइट आपके पास है, उसका मतलब ओनरशिप आपके पास है। आप उसके 10 शेयर्स के होल्डर हो, जिसको हम शेयर होल्डर भी बोल देते हैं। तो मतलब कि उन 10 शेयर आपके पास है तो आप उस शेयर होल्डर हुए और आप उस कंपनी के मालिक हुए, 100% शेयर आपके पास होगी। अगर अब आप उसके अंदर से 10 शेयर में से आप मानते हो 2 शेयर किसी और को देते हो, लेट्स से आपको लगता है यार मोहित अच्छा, मुझे लग रहा है विजनरी है, पॉडकास्ट वगैरह इसने सही करा है, तो 2 शेयर इसको दे देते हैं। तो अब आपकी कंपनी के 10 में से 2 शेयर मेरे पास हो गए, 8 आपके पास, 20% हिस्सा आपकी कंपनी का मेरे पास आ गया, 80% आपके पास। बट कोई अपना शेयर देगा तो मैं आपको क्यों दूं शेयर अपना? राइट, ये भी बड़ा अच्छा। एक तो ये होगा कि आप मेरे साथ जुड़ोगे तो हो सकता है कि हम दोनों की सिनर्जीज मिल जाएं, लाइक माइंडेड पीपल हैं तो वो है। बट अगर हम कंपनी लेवल पे चलो बात करते हैं, तो कंपनी को बेसिकली, कंपनी क्या है, बिजनेस है, बिजनेस करती है। बिजनेस के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है हमें? पैसा। पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिसोर्सेज चाहिए आपको, फिर बिजनेस को एक्सपैंड भी करना है, ग्रो भी करना है या चलाना है। तो मनी से ही मनी बनेगी और पैसे से ही आप सब कुछ कर पाओगे, राइट। सो अब क्या होता है कि बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो इंसान अपनी खुद की कैपिटल जितनी होती है वो तो बिजनेस में लगा चुका होता है, ठीक है। फिर अगर उसको ग्रो करना होता है वो अपने दोस्तों वगैरह से भी लोन वगैरह ले लेता है या घर वालों की कैपिटल भी लगा देता है। फिर वो अगर उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना होता है वो कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाता है, बैंक से उसको लोन ले लेता है। लेकिन बैंक भी एक लिमिट तक ही आपको लोन दे पाता है, ऐसे नहीं कि बैंक आपको बहुत ज़्यादा लोन दे देगा कि आप बोलो कि यार मैं 10 साल बाद इतना, ये प्रोजेक्शन है मेरी, मैं इतना बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ तो मुझे इतना पैसा दे दो। बैंक वो चीज़ नहीं, आपको इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी, राइट, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब आपको बिजनेस करते हुए 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपने अच्छा सारी जगह से पैसा भी उठा लिया। अब चाहते हो यार मुझे और बड़े लेवल पे जाना है, नेशनल लेवल पे जाना है, पूरा इंडिया कैप्चर करना है, उसके लिए पैसा काफ़ी ज़्यादा लेवल पे चाहिए होगा। सो आप क्या करते हो, पब्लिक के पास जाते हो, मतलब इंडिया की बात कर लेता हूँ, हमारे देश के लोगों के पास जाते हो कि मेरा ये बिजनेस आइडिया है, मैं ऑलरेडी पिछले 5-6 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और अब हमारे अगला 4-5 साल के अंदर हमारी ये प्रोजेक्शन है कि हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, कि ऐसे बिजनेस ग्रो, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए बिजनेस ग्रो करने के लिए, और पब्लिक को क्या मिल जाती है आपके बिजनेस के अंदर, हिस्सा। तो इसीलिए एक ओनर या भी आप बिजनेस ओनर अपनी कंपनी का शेयर का हिस्सा बेच देता है कि उसको उसके बदले में पैसा मिल जाए और अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाए। अब लेट्स से मैं मान लेता हूँ आपके पास 10 शेयर थे, ठीक है, आप 100 रुपए कमाते हो लेट्स से 10 शेयर के साथ। अब लेकिन आपको लगता है यार कि अगर मैं ये 10 शेयर में से 4 शेयर किसी और को दे दूं और वो 4 शेयर के बदले में मुझे 100 रुपए और दे दे, ठीक है, अब उस 100 रुपए से आपको लगता है कि आप 1000 रुपए और कमा लोगे। तो 10 शेयर पे आप 100 रुपए कमाते हैं, आपके 100 रुपए इनकम थी, ठीक है। अब वो 4 शेयर बेचने के बाद आपको 100 रुपए मिले, आप 1000 रुपए उससे और कमाए, तो आपकी नेट इनकम कंपनी की 1100 रुपए होगी। आपके पास शेयर कितने, अभी भी 6 है, ठीक है, तो 1100 का 6 आप लगा दें, 660 रुपए हो गए, कहाँ 100 रुपए, मतलब शेयर बेचने के बाद भी आपका प्रॉफिट 6 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो यही रीजन होती है कि बिजनेस ओनर अपने ग्रोथ को एक्सपैंड करने के लिए, कोई भी बिजनेस पर्पस हो सकता है, आप चाहते हो कि यार मैं डेट पे कर दूं, यार बैंक का इंटरेस्ट हमारे ना मार्जिन बड़े कम कर रहा है, लोगों से पैसा ले लेते हैं, उनको बिजनेस में प्रॉफिट दे देंगे, ठीक है, तो इसलिए आप कंपनी का, बैंक का डेट कम करने के लिए भी पैसा ले सकते हो। जैसे कोई भी रीजन हो सकता है बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, आपने देखा होगा पेटीएम है, जैसे लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है, अब उसको बैंक कितना ही पैसा दे देगा या कोई भी कितना पैसा दे देगा, तो वो पब्लिक के पास चला जाता है। पब्लिक को भी विश्वास है यार, हर कोई पेटीएम यूज कर रहा है, पान वाले से लेके चाय वाले तक, राइट, और बड़ी बड़ी बिजनेसेस भी पेटीएम यूज कर रहे हैं, हम भी यहाँ पर पेटीएम यूज कर रहे हैं। सो हर कोई पेटीएम यूज कर रहा है, तो वो उनको लगता है यार इंडियन वालों को ये पेटीएम ही ग्रोथ हो सकती है फ्यूचर की, तो उसमें इन्वेस्ट। बट कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स अपना पैसा खो भी तो देते हैं इन टाइप के स्टार्टअप्स में लगाकर। जैसे पेटीएम का शेयर था 2200 के आसपास था, राइट, है ना, और अब उसका प्राइस 600 के आसपास है, राइट। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा गवा भी देते हैं इस तरीके से, राइट। तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है कि राइट एनालिसिस करनी चाहिए, अंधा किसी भी शेयर में नहीं लगाना चाहिए,
कैसे कस्टमर उसको अप्रोच कर सकता है चीज़? राइट, डेफिनेटली। देखो, जब भी आप किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हो, अब हमने बिजनेस की बात कर ली, तो आप पैसा, अब ये आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि आप अब किसी प्राइस में पैसा लगा रहे हो, किसी शेयर में पैसा लगा रहे हो, आप एक कंपनी में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, और उस कंपनी को जो पैसा लगा रहे हो तो एक वैल्यूएशन पे खरीद रहे हो, ठीक है, कि कितने रुपए पे आपने उस कंपनी को खरीदा, चाहे आपने एक छोटा सा हिस्सा ही खरीदा, लेकिन आपने टोटल कंपनी का एक वैल्यूएशन उस वक्त लग जाती है कि ये कंपनी को, मान लो वो कंपनी 500 रुपये कमा रही है, तो वो कंपनी 1000 रुपये के अंदर आपको बेच रहा है कि यार मैं 2 गुना ज़्यादा पैसे लूंगा। तो आप सबसे पहले पैसा शेयर में नहीं लगाते, बिजनेस में लगाते हो। अब अगर आपके पास टाइम है, उतनी नॉलेज है कि आप बिजनेसेस को एनालाइज कर पाओ, पेटीएम को एनालाइज कर पाओ। अब लोगों ने पैसे खोए, क्या आप बताओ मुझे, जिस लोग ने पैसे खोए, क्या उसने पेटीएम की बिजनेस को एनालाइज किया था? नहीं, उन्होंने बस ये सोचा था कि आज हम आईपीओ में लगा रहे हैं, हर बार की तरह आईपीओ डबल हो जाएगा, 100% खुलेगा, हमारा पैसा डबल। राइट, तो आपने बिजनेस में पैसा लगाया ही नहीं, आपने तो शेयर की प्राइस के अंदर पैसा लगाया। तो जब भी हम शेयर में पैसा लगाते हैं, हम कभी भी प्राइस के लिए या ऐसे प्रॉफिट, छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए पैसे नहीं लगाते, हम लॉन्ग टर्म उस बिजनेस के अंदर हिस्सेदारी ले रहे हैं। मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट क्या है, एक हिस्सेदारी ले रहे हैं ना हम, स्टॉक के अंदर शेयर ले रहे हैं तो उसका हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो आपको उस नजरिए से देखना है। अगर आप वो बिजनेसेस को एनालाइज नहीं कर सकते तो मैं आपको बोलता हूँ आप शेयर में पैसा मत लगाओ। जो आपने क्वेश्चन पूछा, क्या शेयर में पैसा लगाएं, मत लगाओ। जो आप कर रहे हो वही करो। राइट, आप स्टॉक में पैसा मत लगाओ। आप किस में पैसा लगाओ? आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, क्योंकि आप अपने पैसे को उस बंदे को दे दो जिसको स्टॉक्स के बारे में, शेयर्स के बारे में पता है। आपको पार्टिसिपेट तो देखो करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर, इसके अलावा कोई है नहीं चांस। बट अगर आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है कि आप एक शेयर को एनालाइज करो ना करो, तो आपके साथ डेफिनेटली ये इंसिडेंट्स होंगे कि 2000 का शेयर आपको चिपकाया जाएगा, उसकी वैल्यू बाद में दिखेगी 2-3 महीने के अंदर की 500 रुपये 600 रुपये चल रही है। एट प्रेजेंट मेरे ख्याल से 625 रुपये उसकी प्राइस चल रही है पेटीएम की। सो वो इन्वेस्टर को नुकसान होता है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते तो यहाँ पर जैसे आपकी कैपिटल 75% इरोड होगी, वो कभी भी नहीं होता। वर्स्ट केस में भी नहीं होता। कोविड जैसा हमारा एक सदी के अंदर 10 सालों के अंदर ऐसा चीज आती है, और 100 सालों में ऐसा पेंडेमिक आता है, तब भी ये चीज 75% आपका पैसा अगर म्यूचुअल फंड में लगाते तो नहीं जाता। राइट, सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि या तो आप उसको सीखो, अगर आपको नहीं पता तो एक प्रोफेशनल को दे दो जो आपका पैसा प्रोफेशनली मैनेज करे। बिल्कुल। तो हमें ये तो आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट है क्या, और अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो राइट इन्फॉर्मेशन के साथ एंटर कीजिए। अगर आप राइट इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो वो जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आप अपना पैसा दे दीजिए, वो आपका पैसा मैनेज करेंगे। बट जैसे कि मोहित ने कहा कि आपको स्टॉक मार्केट में या आपको कैपिटल मार्केट में एंटर करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसमें मोहित का कहना ये है कि अगर आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस पे जाते हैं, लाइक एफडी, पीपीएफ, एलआईसी पॉलिसी, वहां पे आप इतना अर्न नहीं कर पाएंगे। अगर आप राइट रिटर्न नहीं कमा पाएंगे तो आप इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पाएंगे। राइट मोहित? इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में आना ही पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्टली आए या फिर आप इनडायरेक्टली आए, बट आपको स्टॉक मार्केट में आना ही पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो। ठीक है, वेरी गुड। आई होप गाइस आपके कोई काफी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, सो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या स्टॉक मार्केट में आना, ये तो हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। राइट, सो सेकंड क्वेश्चन वाज क्या हमें स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, जिसका आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि यस आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। इसमें क्वेश्चन ये है मोहित कि एक इंसान है जिसकी एवरेज एज, मान लीजिए आप 25 से 30 साल की एवरेज एज है, ठीक है, उसकी सैलरी 25 से 50 हज़ार की सैलरी है, वो मंथली 25 से 50 हज़ार कमाता है, तो उसका क्या एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए? मान लीजिए अगर वो 50 हज़ार कमा रहा है तो आई गेस 30,000 तो वो स्पेंड कर देता होगा, मिनिमम इतना तो स्पेंड करेगा, बचा उसका 20,000, तो उस 20,000 को उसको कैसे प्लान करना चाहिए, क्या क्या उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या मतलब ओवरऑल उसका फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए? ओके, सो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की हम बात कर लेते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट उसको करनी है तो मैं आपका सेकंड क्वेश्चन ही पिक कर लेता हूँ जो हमने स्किप कर दिया, हालांकि हम उसके बारे में बता चुके हैं, क्या स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। देखिए, आपको पता है अगर आपके पास 1947 में 1 लाख रुपए होते तो आज उसकी वैल्यू क्या होती? 1 लाख की इन्फ्लेशन के हिसाब से लगाएं तो 1 करोड़ से ऊपर आई गेस। नहीं, आपके पास 1 लाख रुपए थे, अगर आपने उसको इन्वेस्ट नहीं करा तो आज उसकी वैल्यू 1 अच्छा, करोड़ नहीं, ओके, इन्वेस्ट नहीं 270 रुपए से भी कम होती, 270 ओके। रुपए से भी कम। राइट, क्योंकि क्या है ना, आप देखो 1947 में जो दूध है, 1 लीटर दूध 12 पैसे का मिलता था। आज वही दूध हम 1 लीटर लेने जाएं तो आएगा, अगर आप नॉर्मल उससे लोगे तो 75 रुपए, और अमूल वगैरह का लोगे तो हम तो 50 रुपए 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध तो 12 पैसे से 50 रुपए। वहीं पेट्रोल की प्राइस ले लें, कहाँ 44 पैसे की हुआ करती थी, और आज पेट्रोल आपको पता है कि 100 रुपए से भी ऊपर चल रहा है। सिमिलरली गोल्ड, तो मतलब कि इन्फ्लेशन आपके पैसे को खाती जाती है। तो यही रीजन है, अगर आप 1 लाख रुपए ऐसी आज भी अपने पास अगर आप कमाओगे, आज लगा के रख दोगे, तो वो 10 साल बाद 20 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया ना 1947 में 1 लाख रुपए अगर आपके पास पड़े थे, आपने उसको इन्वेस्ट नहीं करा, तो आज उसकी वैल्यू 270 से कम है। मतलब आपका पैसा खत्म हो गया, जीरो हो गया।
आपको अभी टेम्पररी सेटिस्फेक्शन है कि आपने पैसा कमा लिया, बट जीरो है। तो आप ये तो अपने दिमाग में लगा लो कि आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, लेकिन इन्वेस्ट इस हिसाब से करना है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा इन्फ्लेशन चल कितनी रही है। देखो नॉर्मल कंट्रीज का टारगेट रहता है कि वो इन्फ्लेशन 2 से 2.5% की रखे, जो बड़ी कंट्रीज है। हमारे इंडिया एक एक्सेप्शनल है, एक ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है, और हमारा काफी ज्यादा हमारा वो है कि हमारा ना ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है। तो उसी हिसाब से प्राइसेस की रेट भी बहुत बढ़ते हैं, चीज़ों के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन टारगेट ही 5 से 6% है, जहाँ दुनिया का 2 से 2.5% होता है, हमारा 5 से 6% है। और एट प्रेजेंट आपको पता है ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रशिया 10% से भी ऊपर रहता था, इंडिया ने भी कंट्रोल किया है। राइट, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से, ठीक है, और कोविड की वजह से, और जहाँ मार्केट के अंदर इतनी लिक्विडिटी बैंक्स ने रिलीज कर दी थी, आपके इंटरेस्ट रेट इतने कम कर दिए थे, तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी तो हम टारगेट कर रहे हैं कि 5 से 6% में रहे। इसका मतलब साफ मतलब ये है कि अगर आपने 5 से 6% से ज़्यादा अपना रिटर्न नहीं कमाया एक साल में, तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। हाँ। मतलब आप इन्वेस्ट करने के बाद भी आपने एफडीज या पीपीएफ किसी में भी पैसा लगा दिया, वो भी आपका पैसा कम ही हो रहा है। राइट, क्योंकि पोस्ट टैक्स आपको रिटर्न 5% ज्यादा मिलेगी नहीं किसी के अंदर भी। तो आपका पैसा मतलब हर साल 2% से कम हो रहा है, और 2% से कम होते होते वो पैसा खत्म। और यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हम रिटर्न कमा रहे हैं। राइट, आपको वो मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेंटली सेटिस्फेक्शन मिल रही है, टेम्पररी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। बट अगर हम इकोनॉमी देख रहे हैं, जहाँ आज 100 रुपए के अंदर आप एक चीज खरीद पाओगे, कल वो वही 100 रुपए की चीज आपको 1000 रुपए में मिलेगी आफ्टर 20-30 ईयर्स बैक। ठीक है, तो वो चीज है। तो ये रीजन है कि हमें स्टॉक मार्केट में तो आना ही पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन जो आपका था आई गेस कि 25 to 50,000 अगर किसी की सैलरी, फाइनेंशियल प्लान कैसा बनाना चाहिए। सो लेट्स से हम मान लेते हैं कि 50,000 किसी की सैलरी है ऑन एन एवरेज। तो जहां तक मेरा हिसाब है, अगर किसी की 50,000 सैलरी है तो 30,000 नहीं, वो 20,000 के अंदर खर्चा कर सकता है। अच्छा, अगर वो अनमैरिड है, और क्योंकि 25 साल की आपने एज बताई, तो 25 साल वाला आई गेस कि ज्यादातर अनमैरिड होते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो अनमैरिड है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा आपका मेजर खर्चे क्या होगा, रेंट होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिला के आई गेस 20,000 के अंदर बजट नॉर्मली बन जाता है। अगर आप इससे एग्री नहीं करते, आपको लगता है कि ज्यादा है, तो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बट मेरी नॉलेज ये है कि 20,000 तक खर्चा चल जाता है, बिकॉज हम भी 50,000 कमाते थे कभी, और हमने उसमें खर्चा निकाला है। और अभी भी मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो 20,000 का बजट बना के चलते हैं, और अच्छी। हाँ, तो आप अपने एक्सपीरियंस बताइए कि बाकी रिमेनिंग 30,000 को आपने कैसे प्लान किया। ओके, सो बाकी 30,000 प्लान करने से पहले सबसे पहले मैं ये मानता हूँ, आपने बताया कि जॉब है, उसकी जॉब चलती है। तो जॉब जब आपकी लगी है, आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, राइट। बट आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मैं देना चाहूँगा कि आपकी जॉब लगी है। बट साथ ही साथ मैं आपके मन में एक डर रहता हूँ, क्या हो अगर वो जॉब चली जाए, कोविड जैसा टाइम आया, ठीक है, जॉब जा भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको लिए उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है फाइनेंशियल प्लान में, वो है इमरजेंसी फंड बनाना। सो इन केस कोई इमरजेंसी आ जाती है, जॉब लॉस हो जाए, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है। हालांकि ये मैं चाहूंगा ये चीज किसी के साथ ना हो, बट एक हमें प्लान बनाना पड़ेगा, बिकॉज फाइनेंशियल प्लान यही है कि आपको कड़वी बातें करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो इमरजेंसी फंड आपको कितना बनाओ, आप इतना बनाओ, या तो आप अपनी 3 महीने की सैलरी उस इमरजेंसी फंड में रखो, या आप अपने खर्चे को कैलकुलेट कर लो। जैसे कि मैंने बताया कि 20,000 एट मैक्स आप लगा लो कि 25,000 खर्चा, तो 25,000 इंटू 6 कर दो, 6 महीने का आप खर्चा रखो, ताकि बाई चांस आपकी जॉब चली जाए या कोई इमरजेंसी पड़ जाए, आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन ना पड़े उस वक्त। अगर आपकी जॉब भी जाती है, आपको 3 महीने 4 महीने के अंदर जॉब मिल जाएगी, लेकिन उस वक्त आप दर दर ना भटको यार, अपने दोस्तों से ना मांगो, किसी से मांगो ना यार पैसे दे दे, मेरे पास जॉब की सैलरी के पैसे ही नहीं है, मैं खर्चा कैसे चलाऊं, क्योंकि उस स्ट्रेन के अंदर आप जॉब नहीं ढूंढ पाओगे। तो सबसे पहले अपना फाइनेंशियल प्लान का फर्स्ट स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाओ। वो कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। तो अपने खर्चों का 6 गुना बना लो, ठीक है, या फिर अपनी सैलरी का 3 गुना। इस केस में 50,000 सैलरी है तो 1.5 लाख, और 25,000 खर्च है तो भी 1.5 लाख, ठीक है। अब इसको डालना कहाँ पे है वो क्वेश्चन आ जाती है। इमरजेंसी फंड तो हमने रख लिया, कि इसको कैश की फॉर्म में रखें, वो तो मैंने आपको बोला कभी भी नहीं रखना, क्योंकि आपका पैसा वो कम होता जाएगा। स्टॉक मार्केट में भी डाल सकते हैं, उस टाइम पे हमें वो हम एकदम इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं निकाल सकते। राइट, डेफिनेटली इसको स्टॉक मार्केट में, इमरजेंसी को हम सेफ जगह रखेंगे। तो सेफ जगह हमारे पास या तो सेविंग्स में रख लो, या आप उसकी शॉर्ट टर्म एफडी करा लो, जिसको आप तोड़ो तो ज्यादा वो ना लगे। बेस्ट केस जहाँ पे मैं खुद रखता हूँ, मैं खुद भी इमरजेंसी फंड रखता हूँ, मैं रखता हूँ लिक्विड फंड्स के अंदर। लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, आपके ओवरनाइट उसके अंदर आपने सीए के अंदर पढ़ा होगा कि एक जैसे बैंक क्या करता है कि एक बैंक को एक दिन के लिए लोन दे देता है। हाँ, रेपो के अंदर इन्वेस्ट हो गया, या टर्म बिल हो गया, टी बिल्स हो गए, ठीक है, छोटे छोटे बिल्स होते हैं, ओवरनाइट फंड होते हैं जिनकी ड्यूरेशन बड़ी शॉर्ट होती है। तो यहाँ पे रिस्क नहीं रहता, क्योंकि बैंक आपको 30 दिन के अंदर पैसा वापस कर देता है, 60 दिन के। क्रेडिट रिस्क नहीं रहता, लिक्विडिटी रिस्क नहीं रहता, यहाँ पे लिक्विडिटी मतलब फुल रहती है, आप जब चाहो पैसा निकाल सकते हो। बट इसमें क्या सेविंग्स बैंक अकाउंट से या एफडी से ज्यादा पैसा बनता है? डेफिनेटली, तभी लिक्विडिटी में हम रख रहे हैं। आपको सेविंग्स में जहाँ पर पोस्ट टैक्स आई गेस
3% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 6-7% भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप अपने लिक्विड फंड के अंदर ठीक है रखो, थोड़ा सा आप उसमें रख लो 50,000 सेविंग अकाउंट में, और बाकी का बचा 1 लाख आप लिक्विड फंड में डाल दो। तो फर्स्ट तो आपकी ये चीज़ होगी। तो 3 महीने की सैलरी या 6 महीने आप 25-25 हज़ार, अगर आपके 50,000 है। लिक्विड फंड डेट फंड्स होते हैं? यस, डेट फंड होते हैं। तो शेयर मार्केट के अंदर तो वॉलेटिलिटी रहेगी, तो वहाँ पे जो भी मतलब आप ये लगा लो, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको आना है तो आपको लॉन्ग टर्म लगाना है। जो भी चीज़ आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, इमरजेंसी के लिए चाहिए, आप ऐसे कंटिजेंसी के लिए बना रहे हो, उसको स्टॉक मार्केट में आपको नहीं लगाना है, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में बांध लो। सेकंड चीज़, आपका इमरजेंसी फंड बन गया, अब आपको दिक्कत नहीं है, जॉब जाए जो मर जाए, आप अगली जॉब ढूंढ सकते हो आराम से, या कुछ इमरजेंसी पड़ेगी, आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं। अब आपका सेकंड प्लान आता है कि अगर लेट्स से आपका एक्सीडेंट हो गया, मैं आप सारी बातें कड़वी ही कर रहा हूँ, ठीक है। बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, बिकॉज इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी मैं रिसेंटली मेरे 2 दोस्तों के एक्सीडेंट हुए हैं, और वहाँ पे उनका जो खर्चा हुआ है 5-5 लाख का, एक का 4.5 लाख हुआ है और एक का 4,80,000, बिकॉज रॉड पड़ी है, दोनों ही बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी दर्दनाक है। बट एक चीज़ उनको अच्छी थी कि वो हेल्थ इंश्योरेंस उनके पास थी। तो सेकेंड चीज़ आपको जो रखनी है, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में कितना कवर रखना है? 5 लाख तो मिनिमम आप रखो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उनके जो भी हुआ है कि छोटा सा भी अगर होता है तो 4-5 लाख आपका नॉर्मल हॉस्पिटल में लग जाता है, अगर 2-3 दिन। क्योंकि अगर देखो, अगर 20-50 हज़ार के खर्चे हैं, उसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते। आपका इमरजेंसी फंड है, वो सह लेगा। अगर बड़ा अगर कोई चीज़ हो जाती है तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्ट्रेन बहुत आ जाएगा और पैसे भी नहीं मिल पाएंगे, तो हम बड़े उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। तो 5 लाख का मिनिमम कवर रखो, और वो भी मैं आपको बोलता हूँ एनसीबी वाला लो, क्योंकि अगर 25 साल की आपने एज बताई है, इसके अंदर आपको नो क्लेम बोनस वाले मिल जाएंगे, जिसमें 2 साल के बाद आपका 5 लाख का कवर 10 लाख 12.5 लाख तक जा सकता है। ओके, अगर आप क्लेम नहीं लेते तो राइट। तो वो 25 साल के अंदर मैं आशा यही करूंगा कि 2 साल के अंदर आपका क्लेम ना मिले और आपका 10-10.5 लाख का वो हो जाए। तो सेकेंड चीज़ आपने करनी है, अभी करनी है जाके, अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो उसको ले लो, और ये क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इमरजेंसी फंड बनाने के बाद। गाइस, आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कुछ टर्मिनोलॉजीज हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही हो, जो मुझे लगेगा कि आपको समझ में नहीं आएगी फर्स्ट टाइम में, मैं दोबारा पूछने की कोशिश करूंगा मोहित से। बट आई होप अब तक जो मोहित ने समझाया है वो बहुत क्लियर कट है और आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। राइट। सो जो थर्ड चीज़ आपको करनी है वो है टर्म इंश्योरेंस। सो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस डिफरेंट, दोनों अलग चीज़ है। राइट। हेल्थ इंश्योरेंस तो जैसे कि आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई डिजीज़ है तो उसके लिए होती है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस क्या है कि लेट्स से अब और ज़्यादा उससे ऊपर हम ज़्यादा कड़वी बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंटिजेंसी मतलब, लेकिन आपको ये चीज़ें सोच के चलनी होती हैं, बिकॉज आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली है। तो लेट्स से इन केस ऑफ डेथ, कि किसी बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो डेथ तो होनी ही होनी है, लेकिन प्री मेच्योर डेथ, मतलब कि आप ओल्ड एज में ना डाई करके आप अपनी यंग एज में डाई करते हो, या फिर जब आप अर्न कर रहे हो उस एज में डाई करते हो, तो क्या होता है कि आपके फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको टर्म इंश्योरेंस इसलिए लेनी है, और वो किसको लेनी है? हर किसी को नहीं लेनी। मैंने जैसे बोला कि आपको इमरजेंसी फंड या ये चीज़ें ऐसे हर किसी को बनाना, इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस सबको बनाना, लेकिन किसी को नहीं। हाँ, ये सिर्फ उसको लेनी है जिसके डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब किस पे? फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, मतलब आपके पैसे के ऊपर किसी का घर चल रहा है। लेट्स से आपके पेरेंट्स हैं जो कि रिटायर्ड हो गए हैं और कुछ काम नहीं कर रहे। अगर आपके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं खुद से तो आपको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। सेकंड, किसको लेनी है ये? अगर आपके डिपेंडेंट्स नहीं है लेकिन आपने लोन ले रखा है, तो क्या होगा कि आप, अगर आपकी डेथ होती है और आपने लोन ले रखा है, तो वो लोन का कर्जा तो उनके सिर पे आ जाएगा ना, आपका भी एक बर्डन रहेगा, उनके लॉस कितना बड़ा लॉस है उसके ऊपर से वो लोन का भी सिरदर्दी। तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेनी है ताकि आपके जो टर्म इंश्योरेंस के पैसे से वो आपका लोन पे कर सकें और अपनी लाइफ पीछे से फाइनेंशियली मतलब एक स्ट्रेस फ्री जी सकें। सो आप या तो आप अपने डिपेंडेंट देख लो या आपके लोन्स हैं, ठीक है। सेकंड, अगर आप मैरिड हो तो आपको टर्म इंश्योरेंस डेफिनेटली लेनी है, बिकॉज आपकी वाइफ है एंड आगे आगे आपके बच्चे भी होंगे तो उनके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके अंदर मैं बोलता हूँ कि आप एक स्टेप पहले ही ले लो। अगर आपकी वाइफ भी कमाती है, आपके डिपेंडेंट नहीं है, तब भी आप एक स्टेप पहले ले लो टर्म इंश्योरेंस, राइट। बिकॉज इसके अंदर भी कुछ क्लॉजेज होते हैं कि 3 साल के बाद कंपनी आपको मना नहीं कर सकती। अच्छा। हाँ, तो अगर आप पहले ले लोगे तो 3 साल के बाद अगर ऐसी कोई अनसर्टेनिटी होती है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो थर्ड चीज़, आप टर्म इंश्योरेंस डेफिनेटली लो। वो आप अलग अलग तो काफ़ी सारे साइट्स आ गई हैं, एग्रीगेटर्स आ गए हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो और बेस्ट टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। और सारी मतलब क्या है ना कि एक रेगुलेटर आ गया अब, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको LIC से ही लेनी है, आप प्राइवेट कंपनी से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट। और आपको कितने का कवर लेना चाहिए वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कवर नॉर्मली जो हम बोलते हैं कि आपकी एनुअल सैलरी का 10 टाइम्स कवर मिनिमम आपके पास होना चाहिए। एनुअल सैलरी, राइट। मंथली सैलरी नहीं, एनुअल सैलरी। एनुअल है, अगर 50 है तो वो 6 लाख कमाता है। 6 लाख कमाता है, तो मिनिमम 60 लाख का कवर आप लें। ओके, राइट।
फोर्थ चीज है आपके लोन्स की मैंने बात करी, अगर आपने लोन ले रखे हैं तो पहले उसको पे करने की कोशिश करो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स की मैं आपको बात करने वाला था, लेकिन ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट से पहले करनी है। लोग इन्वेस्टमेंट पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट में कूद जाते हैं, लेकिन आपको पहले ये चीजें करनी है, तब तक आपने स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना। ओके, जब तक आप ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं कर लो, अपनी ये सारी बेसिक चीजें सॉर्ट आउट ना कर लो, आपको स्टॉक मार्केट में नहीं जाना। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी सीख देने की कोशिश कर रहा हूँ मोहित, कि स्टॉक मार्केट में जाना है, फॉर श्योर आपको जाना है, क्योंकि अगर आपको अच्छी रिटर्न कमानी है, वेल्थ क्रिएट करनी है लॉन्ग टर्म में, आपको स्टॉक मार्केट में जाना है। मगर जब तक ये बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और एक चीज आप इमरजेंसी फंड, जब तक आप इन चीजों पर काम ना कर ले तब तक आप स्टॉक मार्केट में नहीं जाएंगे। राइट। फोर्थ पॉइंट है आपका लोन्स का, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में किस ले जाते हो, पैसा कमाने, ठीक है, इंटरेस्ट रिटर्न कमाने। बट अगर आपने लोन ले रखा है, वहां पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो और इधर स्टॉक मार्केट से 10-12% कमा रहे हो और वहां पे लोन, क्या पॉइंट है? हाँ, क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है, और आपके उधर फाइनेंशियल बर्डन भी है। देखो, स्टॉक मार्केट से आप रिटर्न कमाओगे नहीं कमाओगे ये पक्का नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट आपको देना ही देना है। और 12% एवरेज मान के चलना, 10-12%। पर्सनल लोन अगर आप लेते हो 10-12%, 14% तक भी मिलता है। 10 मतलब अगर मिनिमम भी मैं लगाऊं तो 10.5% का मिलता है, ठीक है। तो उतना इंटरेस्ट देने की फायदा नहीं है। लोन आपको अगर रखनी है तो 2 रख लो ज्यादा। हाउस लोन, क्योंकि उसके अंदर आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाती है ATC के अंदर, और वैसे इंटरेस्ट की, क्योंकि उसके पे अलग एडिशनल बेनिफिट, हाँ, एडिशनल बेनिफिट है, टैक्स डिडक्शन है। और क्या है, हाउस लोन का आपका इंटरेस्ट बड़ा कम है, इंटरेस्ट बहुत कम होता है, ठीक है, 6% आई गेस, हाँ 6-7%, डिपेंडिंग क्रेडिट रिस्क और किस बैंक से आप ले रहे हो, तो वो सारी चीजें रहती है। बट इतना ज्यादा नहीं होता कि आपका बर्डन रहे, और आपको बेनिफिट ही देगा वो, और उसके बैक के अंदर आपके पास एक एसेट है। तो या तो हाउस लोन आप ले लो। सेकंड, अगर आपका एजुकेशन लोन है तो आप वो रख सकते हो, वो भी ठीक है, बहुत कम बिकॉज होता है, हाँ, उसका भी इंटरेस्ट कम होता है और उसके अंदर भी टैक्स डिडक्शन आपको मिलता है, 80 के अंदर। उसका शायद ड्यूरेशन भी बहुत लंबा होता है। राइट। तो आपको वो दोनों के अंदर बेनिफिट है। इसके अलावा अगर आपका कोई लोन है और इंटरेस्ट आपका ज्यादा है, तो मैं आपको कहूंगा पहले आप लोन को पे करो, स्टॉक मार्केट में बाद में आओ। सो आपकी ये 4 चीजें होंगी। आपका फाइनेंशियल प्लानिंग मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ। इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लोन आपने पे कर दिए। अब 5th पॉइंट पे आप फ्री हो गए हो फाइनेंशियली। आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपकी डेथ हो जाए, आपकी जॉब लॉस हो जाए, और आपका लोन का भी कोई बर्डन, आपके सारे फाइनेंशियली फ्री हो, स्ट्रेस आपको खत्म हो गया। अब आता है कि आप इन्वेस्टमेंट की बात सोचो। अब वेल्थ क्रिएशन पे काम करते हैं। लोग क्या करते हैं, सैलरी आई, पैसे उड़ा दिए, स्टॉक मार्केट में लगा दिए, वो चीज़ें नहीं। पहले आप ये इमरजेंसी बिल्ड करो। अब स्टॉक मार्केट के अंदर आप लगा सकते हो, लेकिन वहाँ पे कहाँ पे लगाने हैं? अब मैं आपको बोलता हूँ कि 50,000 सैलरी थी, 50,000 सैलरी वाले का मैंने बताया कि 20,000 खर्चा होता है, ठीक है। 20,000 खर्चा हो गया, 30,000 बचे, उसमें से भी सारी चीजें होंगी। उसमें से 5,000 हम मान लेते हैं कि उसने लग्जरी पे स्पेंड कर दिया, ठीक है, मूवीज ये वो या जो भी उसने ट्रिप वगैरह लगानी है, एक 25,000 लगा लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अगर 25 साल की एज वाला बंदा है तो उसके साल का प्रीमियम 5 लाख के लिए 5,000 से ज़्यादा नहीं आएगा, तो 500 रुपये महीना पूरे साल का। और अगर वो टर्म इंश्योरेंस करवाता 1 करोड़ की, हमने 60 लाख की बात करी, 1 करोड़ की रहता तो 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं आएगा, 1,000 रुपये महीना, तो 1,000 रुपये महीना, 1,000-1,500 रुपये ये हो गया। इमरजेंसी फंड के अंदर आपने एक बार 3 महीने की सैलरी से आपका बन जाएगा, 6 महीने की फिर आपका पूरा बचेगा। हाँ, तो आपका पूरा पैसा बचेगा। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि जुम्मा आपके पास 20,000 रुपये बचेगा एक लग्जरी लाइफ जीने के बाद भी। मतलब 20,000 के खर्चे, 10,000 आप अपनी 8-9 हज़ार अपनी वॉन्ट्स के ऊपर कर सकते हो, और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद भी 20,000 बचते हैं। अब इसको आप इन्वेस्ट करने की सोचो। अब इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। हाँ, अब मुझे आती है रियल क्वेश्चन जो हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी, कि ये ऑप्शन फ्यूचर्स बहुत एक्साइट करते हैं लोगों को, ठीक है। इवन मुझे भी करते थे एक टाइम पर, और मैंने भी, आप बिलीव नहीं करेंगे कितना लॉस किया है, कुछ आइडिया नहीं होगा आपको। चलो उसमें नहीं जाते हैं, अभी हम आपकी जर्नी डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जब ये चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत एक्साइट करती है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत एक्साइट करती है, सोचते हैं अभी आज पैसा डालेंगे कल पैसा निकाल लेंगे। ऑप्शन एक्सपायरी होती है थर्सडे को, लोग खूब पैसा लगाते हैं। मैं देखा है इवन अपनी टीम में, जो आज टीम में मैंने लोगों को लगाते हुए देखा है पैसा, कि आज एक्सपायरी, आज मैं पैसे डबल कर लूँगा, और वो पैसा गवाते हुए देखा है, ठीक है। जितनी उनकी सैलरी नहीं थी उससे ज़्यादा उन्होंने गवा दिया। तो अगर आप ये कह रहे हो ये 20,000 जो बच रहे हैं वो आपको स्टॉक मार्केट में लगाने हैं, तो एक स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए? स्टॉक मार्केट से क्या मतलब है? आपको इक्विटी में लगाना है, इक्विटी में भी क्या ब्लू चिप स्टॉक में लगाना है, या फिर सीधा FNO ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें? ओके, सो देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि अगर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो तो आपको स्टॉक मार्केट में लगाना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो 3 साल से कम के लिए, तो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि 20,000 रुपये आपके पास बच गए हैं, अब आप इसको 3 साल के अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, बिकॉज वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, और टाइम भी देना पड़ेगा। हाँ, टाइम भी देना पड़ेगा। तो 3 साल से ज़्यादा का होराइजन है तो आप 20,000 को बेझिझक होकर स्टॉक मार्केट में लगाओ। स्टॉक मार्केट FNO के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। FNO किसी और पर्पस के लिए थे, ट्रेडिंग पर्पस के लिए होते हैं वो, और हैजिंग पर्पस के लिए बेसिकली लेकर आए गए थे। उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी हम 20,000 स्टॉक मार्केट को FNO को हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। हाँ,
राइट, ये कहना चाह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। और बिगनर लेवल पे जब आपको फाइनेंशियल प्लान ही नहीं पता तब तो आप डेफिनेटली उसके अंदर नहीं कूदो। अभी आप स्टॉक मार्केट के अंदर ही नहीं आए तो आप एफएनओ के अंदर तो FNO बोल का जाओ, वो स्टेप है आपका थर्ड स्टेप। एफएनओ तो बहुत आगे का स्टेप है, पहले आप स्टॉक मार्केट के अंदर तो आओ। शेयर्स ही नहीं अभी आपने लेके देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन तो कहीं हम लोग की बात है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात तो अभी छोड़ दो। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको कहाँ, आपने बोला कि ब्लू चिप में लगाना है या वो, तो ब्लू चिप क्या है बेसिकली, कसिनो के अंदर अगर आप गए होगे, तो मैं अभी रिसेंटली जाके आया था, वहाँ पे हार के ही आते हैं कसिनो के अंदर। सो वहाँ पे जो सबसे महंगी वाली जो चिप होती है ना, वो ब्लू कलर की होती है, इसको ब्लू चिप बोलते हैं। तो ऐसी स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं, जो महंगी कंपनीज हैं, जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है मार्केट कैप, उनको हम ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं। तो उसके अंदर पैसा लगाने का मतलब यह है कि आपने बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगाया, उनकी गिरने के चांसेस कम है। मतलब अगर कोई कोविड जैसा केस आता है तो वो सह जाएंगे लॉसेस, वो उनके पास सफिशिएंट कैपिटल होती है, फंड्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ब्लू चिप स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है, तब भी आपको उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो कि 50% गिरे हैं, 30% गिरे हैं। ठीक है, कोविड के अंदर तो आप छोड़ ही दो, वो तो एक्सेप्शनल गिरा था, कितने परसेंट गिरे हैं। और ब्लू चिप वॉलेटाइल कम होते हैं, बट ऐसा भी है कि रिटर्न कम देते हो। राइट, वॉलेटिलिटी कम होगी बिकॉज लार्ज कंपनी के ग्रो करने के चांसेस कम है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके अंदर पैसा लगा के आपका पैसा नहीं बनेगा। देखो, दिमाग के अंदर हमेशा एक बात रखो, हम स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगा रहे हैं आप बताइए। क्योंकि हमें पैसा बनाना है, और क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। 6% की इन्फ्लेशन है, उससे ज़्यादा हमें रिटर्न लेना है, राइट। तो इन्फ्लेशन को बीट करने जितना आपका रिटर्न ब्लू चिप्स के अंदर बन जाएगा और पैसा थोड़ा सा स्टेबल भी रहेगा। ठीक है, चाहे 30% 40% के रिटर्न आए, बट एक सेंसिबल रिटर्न आएंगे, आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे, आपकी वेल्थ भी जनरेट होगी और पैसा इरोड भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ अगर आपने डायरेक्टली स्टॉक में लगाना है तो आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, फंडामेंटल एनालिसिस करो, टेक्निकल एनालिसिस करो, आपको एनालिसिस। अगर आपको कुछ नहीं करना, आपको चाहते हो कि मैं जॉब करूँ, बिजनेस करूँ, टेंशन फ्री रहूँ, फाइनेंशियल प्लान मैंने बना लिया है, तो आप सिंपल या तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, या फिर आप म्यूचुअल फंड भी नहीं आप चूज कर पा रहे हो तो आप सिंपल इंडेक्स फंड के अंदर, निफ्टी 50 में पैसा लगा दो, बेस्ट है। सेंसेक्स 30 में लगा दो या निफ्टी 50 में लगा दो। उसमें क्या होगा कि आपने पूरे इंडिया की जो टॉप की 50 कंपनीज है ना, आपका उसमें पैसा लग जाएगा। उसमें चाहे स्टील सेक्टर ले लो, आप रिलायंस ले लो, एचडीएफसी ले लो, आईसीआईसीआई, टीसीएस, इन्फोसिस, जो भी आप बड़ी कंपनी बोलोगे, मारुति, आइशर मोटर, सारी कंपनीज उसके अंदर आ गई, तो आपका पैसा उन कंपनीज में लग गया। तो 20,000 के अंदर से आप 15,000 उसके अंदर लगा दो, ओके, सीधा 15,000 आप उसमें डालो इंडेक्स के अंदर, क्योंकि आपका पैसा टॉप 50 कंपनीज में लगेगा अगर आपने स्टॉक मार्केट में करा। जो बचा 5,000 है उसको आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, छोटी कंपनीज में पैसा लगाओ जो आपको ज़्यादा रिटर्न दे सके। मिड कैप में लगा लो, या फिर अगर आपकी एज अभी 25 है तो मैं बोल रहा हूँ कि आप स्मॉल कैप में भी उसको लगा सकते हो। 25% आपकी कैपिटल का है, बाकी 75% तो आपका सेफ ही है, और आप बाकी सारा फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री हो चुके हो। तो ऐसे आप एक फाइनेंशियल प्लान अपना बना सकते हो। राइट। तो अभी हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे नहीं आना, बट मान लीजिए कि मैंने स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू किया, ठीक है, मैंने ब्लू चिप स्टॉक में पैसा लगाया, पैसा कमाया, अच्छा मेरे जा रहा है, मेरी वेल्थ बन रही है, और जो मेरी जॉब है इतनी स्ट्रेसफुल नहीं है, ठीक है, थोड़े टाइम की जॉब है, या फिर मैं जॉब करते ही नहीं, ठीक है, मैं अभी जब अपनी पढ़ाई खत्म कर रहा हूँ या पढ़ाई खत्म करके चुका हूँ, मुझे फुल टाइम एज अ करियर चूज करना है स्टॉक मार्केट को, तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग में जाकर क्या मैं पैसा कमा सकता हूँ? डेफिनेटली, अगर आपको फुल टाइम स्टॉक मार्केट के अंदर करियर चूज करना है, या फिर आप जॉब से अलावा कुछ करना चाहते हो, एक्स्ट्रा करना चाहते हो और वेल्थ को ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, मतलब आप एक्स्ट्रा टाइम दे, आपके अंदर वो स्पार्क होनी चाहिए लेकिन सीखने की, क्योंकि ये ऑप्शंस क्या है ना, एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑप्शंस ही है। बट ये श्योर है कि पैसा कमाया जा सकता है? पैसा कमाया जा सकता है। मोहित इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तो अब हमें भी ट्रस्ट आ रहा है। हाँ बताइए, कैसे कमाया जा सकता है? सो बेसिकली क्या, आपने इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर दी है, ऑप्शंस के अंदर क्या है कि आपको कैपिटल धीरे धीरे बिल्ड करनी पड़ेगी। तो मैं ये कहूँगा आप सारा पैसा ऑप्शंस में मत डालो, इधर अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखो। इससे क्या होगा, आपने 20,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना शुरू किया, एक साल के अंदर आपके पैसे इन्वेस्टेड मनी 2,40,000 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, अगर आप 15,000 रुपये को इन्वेस्ट करते हो 15 साल के लिए और 15% रिटर्न मिलेगा, तो कितने पैसे बन जाएंगे? 15,000 को 15 साल के लिए बहुत ज़्यादा हो गया तो कैलकुलेशन। हाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, बट आपके वो पैसे 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। अच्छा, सिर्फ 15,000 रुपये महीना आप इन्वेस्ट कर रहे हो 15 साल तक। हाँ ठीक है, और अगर वो 30 साल के लिए कर दो आप, तो वो आपके 1 करोड़ 10 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंपाउंडिंग काम करती है। तो इससे क्या है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग चालू रखो, आपकी कैपिटल बिल्ड होती जाएगी, और कितनी ज़्यादा बिल्ड हो जाएगी छोटी छोटी अमाउंट करते हुए, वो अभी आपको पता नहीं चलेगा। और थोड़ी कैपिटल जो 5,000 रुपये बचे हैं स्मॉल कैप में, उस स्मॉल कैप को स्मॉल कैप में रहने दो। ठीक है, 15,000 अब आपकी चल रही है, वहाँ पे वेल्थ आपकी एक्यूमुलेट हो जाएगी। 15 साल बाद 1 करोड़, 30 साल बाद 10 करोड़। 5,000 रुपये आप ऑप्शन के अंदर सीखो, अभी आओ 5,000 रुपये लेके आओ, मैं कहता हूँ 5,000 लेके आओ, 10,000 लेके आओ, पहले सीखो ऑप्शन के अंदर कैसे काम होता है, ऑप्शन है क्या, कॉम्प्लेक्स है, आप गलतियाँ करोगे, ये वो है।
ठीक है, पहले समझो इस इंस्ट्रूमेंट को समझो पूरा अच्छे चीज़ से। को समझो, बिकॉज आपके लिए बिल्कुल नहीं है और किसी भी जगह स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर ये पढ़ाई नहीं जाती, कोई भी कॉलेज में नहीं है, किसका कोई कोर्स नहीं है या मतलब फॉर्मल कोई स्टडी नहीं Formal कोई है, education ठीक है। नहीं है। तो इसको सीखो और फिर आप इसके अंदर डेफिनेटली पैसा बना सकते हो। इसके अंदर आपको अगर आपको स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है तो ऑप्शंस को छुए बिना आप स्टॉक मार्केट में नहीं अच्छा, जा सकते। अगर आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो आपको ऑप्शन में उतरना नहीं पड़ेगा। उतना नहीं पड़ेगा। अगर आप सोचें कि हम लोग कैश मार्केट में ही इंटरडे कर लें या फिर हम लोग BTST कर लें या फिर हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर लें, उससे काम नहीं चलेगा। ऑप्शंस आपको आने ही चाहिए। हाँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मान लो आप चेस खेल रहे हो, ठीक है। ठीक है, आप बोलो यार मुझे तो सिर्फ वजीर से खेलना है, या जिसको रानी भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन आप घोड़े और हाथी को देख ही नहीं रहे, ठीक है, तो क्या आप चेस जीत पाओगे? बिल्कुल नहीं। ऐसी स्टॉक मार्केट एक गेम है जहाँ पर कैश मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग तो है ही है, उसमें ऑप्शंस भी ये घोड़े और हाथी के काम करते हैं। अगर आप उनको यूज ही नहीं कर रहे, आप स्ट्रेटजीज नहीं बना रहे, स्ट्रेटजी में, राइट, आप स्टॉक मार्केट का फुल पोटेंशियल नहीं यूज कर पा Potential रहे, use तो कर ये पा चीज आपको कॉम्प्लीमेंट करेगी आपको गेम जीतने में। गेम क्या है आपकी, आपको पैसा पैसा कमाना है बनाना यहाँ पे। तो आपको कॉम्प्लीमेंट करेगी, तो ऑप्शंस आपको सीखोगे तो आपकी स्टॉक मार्केट भी गेम है जो कैश मार्केट में भी ट्रेड करता है ना, उसका भी रिटर्न बढ़ सकता है, उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है, ठीक है। दो चीजें होती हैं, या तो हम रिटर्न अपना ग्रो करें या हम अपना रिस्क कम Risk करें, कम तो करें। वो दोनों चीजें आपको ऑप्शंस यहाँ पर दे सकते बेनिफिट देता है, राइट। तो ऑप्शंस मार्केट के अंदर तो आपको डेफिनेटली Definitely आने ही पड़ेगा अगर आपको स्टॉक मार्केट में ओवरऑल जीतना है ट्रेडिंग करके। right. इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज होगी, Investment इन्वेस्टमेंट अलग कि चीज। आप करोड़ों के वेल बिल्ड कर सकते हैं, और वो भी आप ऑडियंस को पहले ये गाइड कर रहे हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहले आप अपने सारे जो स्ट्रेस फ्री हो जाए, जो आपने 4-5 पॉइंट बताए, उसके बाद भी आप स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप में करिए, ब्लू चिप के बाद आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं मुझे और आगे बढ़ना है, फुल टाइम करियर परस्यू करना है, या फिर जॉब मेरी इतनी स्ट्रेसफुल नहीं है, या फिर मैं बिजनेस करता हूँ उसमें इतना स्ट्रेस नहीं है, मेरे को टाइम बच रहा है एंड आई एम पैशनेट टू लर्न एंड ग्रो, तो आपको ऑप्शंस की स्टडी करके इसमें धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। बट अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी। राइट, आई गेस आप ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोग्राम भी लेते हैं जिसमें पूरा एंड टू एंड चीजें समझाते हैं। राइट। मैं एक्चुअली पहले मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम चैनल मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, तो वो मैंने 2 साल चलाया। तो 2019 के अंदर मुझे लोगों ने बोला कि आप जो एनालिसिस वगैरह कर रहे हो हमें सीखनी है। तो मैंने एक छोटी सी नॉमिनल फीस के ऊपर वहाँ पे लाइव बैच लॉन्च कर दिया। लाइव बैच लोगों को काफी पसंद आया और मैं भी काफी इंप्रेस था कि यार चलो मैं पढ़ा पा रहा हूँ। आपकी लाइव मिलता है, मतलब आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि लोग क्या करते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजते हैं, लाइव नहीं पढ़ा पाते क्योंकि उन्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता अपनी चीज पे। आपको कॉन्फिडेंस है तभी आप लाइव डिलीवर कर पाएंगे। राइट। और क्या है ना, हमारे पास बैकअप है। हम सीए के अंदर में जब मैं वो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज कैपिटल मार्केट के अंदर ही महारत हम लेकर आए हैं, तो मैं चाहता हूँ वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हर कोई तो सीए नहीं कर रहा, और हर जो भी सीए कर रहा है, सिर्फ पिछले अटेम्प्ट के अंदर मैं बोलूँगा 250 बच्चों ने फाइनेंशियल सर्विसेज कैपिटल मार्केट सब्जेक्ट चूज किया, तो वो डरते हैं। कितना अच्छे से समझा होगा। हाँ, ये भी तो हो सकता है उन्होंने सिर्फ पढ़ के दे दी एग्जाम। हाँ, तो ये चीज़ नॉलेज लोगों के पास लेके जाने के लिए तो मैंने अपना टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स लॉन्च किया। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि यार आप ऑप्शंस का भी कोर्स लॉन्च करो, हमें आपका ऑप्शन सीखना है, क्योंकि आप मेन तो ऑप्शंस में करते हो, पैसा आप ऑप्शंस में कर रहे हो, दिखा हमें स्टॉक्स रहे हो। तो ऑप्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो मैंने उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनाने के लिए आप मानोगे मुझे 8-9 महीने लग गए। उसको मैंने पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया कि कैसे हम जैसे सीए के अंदर पढ़ते थे ना, वैसे मैंने कोर्स बनाया, बिल्कुल बेसिक से, जिसको पता भी नहीं है कि ऑप्शन के अंदर ओ का मतलब क्या है। तो मैंने बिल्कुल उसको ऑप्शंस मंगाया बिल्कुल बेसिक से, और आप ही देख ही रहे हो कैसे हम डिटेल्ड में चलते हैं। तो वैसे ही मैंने वो स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स बनाया और मैं उसको वहाँ पे बट बेसिक के साथ आप एडवांस तक भी लेके गए, पूरी फुल एडवांस, जिन स्ट्रेटजीज को यूज करके वो रियल में पैसा कमा। राइट, जो मेरा वो ऑप्शन का कोर्स है ना, उसके अंदर मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि ऐसा कोर्स इंडिया छोड़ो वर्ल्ड के अंदर के अब तो बनानी है। वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। अगर वो कोर्स आप देखते हो, मेरा अब क्या प्लान है कि उसको मैं कॉलेजेस के पास लेके जा रहा हूँ, और इसको हम एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, जैसे कॉलेज के अंदर आप एमबीए वगैरह करते हो ना, ऐसी एमबीए इन स्टॉक मार्केट एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर हम प्रोग्राम की ये बात चल रही है मेरी अभी। तो वो चीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं। तो इस लेवल के ऊपर मैं वो इस लेवल के आप चाहते हो कि एक फॉर्मल एजुकेशन होगा, फॉर्मल एजुकेशन, बिकॉज मुझे वो चीज़ नहीं मिली। मैं 12th के बाद जब मैं ढूंढ रहा था यार कि मुझे स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स मिल जाए, क्योंकि मेरा तो पैशन वो था ना, इसलिए मुझे सीए के अंदर आया। बट अगर मुझे वही डायरेक्ट कोर्स मिल जाए तो उसके ऊपर हमारी वो चल रही है। काफी चीजें मतलब एक्सप्लोर करनी पड़ी, जैसे आपने बताया आपने 50 बुक पढ़ी, तब आपको लगा कि 50 बुक में अगर 500 स्ट्रेटेजी पढ़ी है तो ये 100 चीजें काम करेंगी। राइट, तो वो आप 100 चीजें डायरेक्टली कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि उन्हें इतना सारा ये हैसल ना करना पड़े। राइट, तो उसके ऊपर वैसे मैंने वो कोर्स बनाया, और हम साथ साथ हर हफ्ते अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ते भी हैं, कस्टमर के साथ लाइव आते हैं, कोई डाउट है, सेशन है, या वो बोलता है यार मुझे ये वाली स्ट्रेटेजी दोबारा समझा दो, तो पूरी स्ट्रेटेजी दोबारा। और जो आप खुद भी ट्रेडिंग करते हैं वो भी आप शेयर वो तो हम दिखाते हैं, वो क्योंकि वही मेन है ना। आप जब प्रैक्टिकली नहीं देख रहे तो आप सीखोगे कैसे? सही बात है सर, आप थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, आप पढ़ के नहीं पढ़ा रहे, आप खुद इंप्लीमेंट करो। पहले आप ऑप्शन ट्रेडर हो,
फिर बाद में आप एजुकेटर हो। और मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा था बिल्कुल बेसिक का, दोबारा से मैंने स्टार्ट करा, एक सेशन ले रहा था, तो उसमें मैंने कॉल ऑप्शन पढ़ाई, ठीक है, तो मैंने उनको कॉल बाय करके दिखाई सामने सामने। अभी एट प्रेजेंट उसके अंदर 30,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 2 हफ्ते पहले बाई करी। अच्छा। हाँ, मैंने पूरी रीजन बताई कि क्यों हम इसको बाय कर रहे हैं और किस सर्कमस्टांसेस में बाय करनी है। ऐसे नहीं मुंह उठा के हर दिन हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि हम लोग ऑप्शंस में एक हेजिंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए या साइडवेज रहे मार्केट, बट हम लोग पैसा कमाएंगे। भले ही हो सकता है रिटर्न थोड़ी कम मिले, बट उस हेजिंग स्ट्रेटजी से हम पैसा जरूर कमाएंगे, हम पैसा गवाएंगे नहीं। ऐसा होता है क्या ऑप्शंस में? डेफिनेटली। सिर्फ ऑप्शंस में हमें पोजीशंस बनानी है, हमें स्टॉक मार्केट को टच नहीं करना, कैश मार्केट को टच नहीं करना, बिल्कुल। हमें बस ऑप्शंस की पोजीशन। ये पोजीशन देखो, आप स्टॉक मार्केट, कैश मार्केट में कब पैसा बनाते हो? शेयर बढ़ेगा या गिरेगा। शेयर अगर स्टेबल रहा तो क्या पैसा बना सकते हो, क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन होती है, बाय या सेल। अगर शेयर वहीं पे टिका रहा, 1000 का शेयर 1010 गया, 990 का, इतना तो थोड़ी बहुत बाइंग सेलिंग है, तो आप पैसा नहीं बना सकते। 10 रुपये बनाए, वो 10 रुपये के लिए हम मार्केट के अंदर नहीं आए। लेकिन ऑप्शन के अंदर आप इससे भी पैसा बना सकते हो और काफ़ी तगड़ा पैसा बना सकते हो अगर स्टॉक ऐसे रेंज बाउंड है। तो ऑप्शन आपको एक फ्लेक्सिबल एक चीज़ दे देती है कि आप थर्ड चीज़ पे भी पैसा बना सकते हो, जो कि है साइडवेज मार्केट। और आप हैरान हो गए कि 75% से ज़्यादा टाइम मार्केट और स्टॉक साइडवेज रहते हैं। सुना मैंने काफी सारे, मतलब 70-80% जो ऑप्शंस होते हैं वो वर्कलेस एक्सपायर करते हैं, राइट? 90%। अच्छा, मोहित, मैंने कहीं पढ़ा था, मैं काफ़ी सारे ट्रेडर्स को फॉलो करता हूँ, मैं काफ़ी उनकी चीज़ें समझता हूँ, तो लोग कहते हैं कि अगर आपको मोटा पैसा कमाना है ऑप्शंस में, बहुत आगे जाना है और फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग ही करनी पड़ेगी। ऑप्शन बाइंग से आप लॉन्ग टर्म पैसा नहीं कमा सकते। ऐसा सच है क्या? देखो, ऑप्शन बाइंग के ऐसा सच तो मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज ऑप्शन बायर भी पैसा बना रहे हैं, मेरी नॉलेज के अंदर भी हैं और मेरे से कनेक्टेड भी हैं और अच्छा पैसा सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं। सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं और ऑप्शन सेलर भी पैसा बना रहे हैं। गाइस, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या होती है वो हम इस पॉडकास्ट में नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, बट हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस अपलोडेड हैं जो आपको हेल्प करेंगी अंडरस्टैंड करने में कि एग्जैक्टली ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं। तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी डलवा दूंगा। सो हम लोग कहाँ थे? हाँ, मैं वही बोल रहा था कि ऑप्शन बायर भी पैसा बनाता है, ऑप्शन सेलर भी। ये मिसकंसेप्शन अभी पिछले 1-2 साल से क्रिएट करी जा रही है कि ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाता है। बिकॉज क्या है ना, लोगों ने पहले ऑप्शन बाइंग करके देखी, उसमें लॉस हुआ। अगर आपने मान लिया कि आपका 90% टाइम लॉस हो रहा है, आपको लग रहा है कि जो दूसरा मुझे ऑप्शन बेच रहा है वो पैसा बना रहा है। फिर अब लोग ऑप्शन सेलिंग में आ गए, उसके अंदर भी लॉस कर रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है यार मार्केट से पैसा ही नहीं बनता। जब आप ऑप्शन बाइंग में भी लॉस कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग में भी लॉस कर रहे हो, तो पैसा बना कौन रहा है? पैसा वो नहीं, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर नहीं बनाता, पैसा एक ट्रेडर बनाता है, बंदा बनाता है जिसको प्रॉपर राइट एंड कंप्लीट नॉलेज है उस चीज़ की। तो अगर आपको राइट नॉलेज है तो आपको पता है ऑप्शन बाइंग किन सर्कमस्टांसेस में करनी है। आप किसी चीज़ को बाई कब करते हो? जब उसकी फेयर वैल्यू, उसका मार्केट के अंदर दाम उसकी फेयर वैल्यू से कम हो। अगर कोई 100 रुपये की चीज़ आपको 80 रुपये में मिल रही है तो आप उसको खरीदोगे? बिल्कुल खरीदोगे। अगर वो 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये में मिल रही है तो आप उसको बेचोगे। सिमिलरली ऑप्शन है, अगर ऑप्शन की वैल्यू, फेयर वैल्यू उसकी मार्केट के अंदर प्राइस से कम है तो हम उसको बेचते हैं, अगर उसकी उससे ज़्यादा है तो हम उसको खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए आपको ऑप्शंस की बिल्कुल डीप के अंदर जाना पड़ता है कि ऑप्शन की फेयर वैल्यू निकालते कैसे हैं। ये चीज़ कहीं ये चीज़ जाननी पड़ेगी। राइट। एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बना के आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है ना कि ऑप्शन सेलिंग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें करने का मौका मिल जाता है, काफ़ी आपको वैरायटी मिल जाती है, आपके पास ऑप्शन बहुत सारी होती है कि आप ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, मतलब 100 मल्टीपल्स टाइम ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन बाइंग के अंदर आपके पास एक ही चीज़ है कि आप या कॉल खरीदोगे या पुट खरीदोगे। लेकिन उसके अंदर भी मैंने अभी पर्सनली काफ़ी स्ट्रेटेजीज डेवलप करी हैं कि ऑप्शन बायर जो कम कैपिटल के साथ आता है वो कैसे अपनी एनहांस कर। ये स्ट्रेटेजीज आप अपने प्रोग्राम में भी शेयर करते हैं? प्रोग्राम के अंदर तो मैंने बोला ना, प्रोग्राम ऐसा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करते हो और आप पूरा प्रोग्राम देखते हो, और मेरे साथ 52 लाइव सेशंस मैं करता हूँ, 52 लाइव सेशंस करता हूँ, मतलब पूरा साल की सपोर्ट रहता है। अच्छा, मतलब एक कस्टमर जो आपके पास आ रहा है आपको पूरा साल तक पूरा साल सपोर्ट रहेगा। और मैं देखता हूँ अगर कुछ कस्टमर्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने 2020 में कोर्स लिया था, वो अभी तक चल रहा है विदाउट एनी एडिशनल कोर्स। बिकॉज अगर आप एक साल किसी के साथ रहोगे तो कनेक्ट बन जाता है, तो हम लगे रहते हैं यार उनको भी, और एक साल के अंदर वो खुद ट्रेंड हो जाता है, तो मेरे को वो नहीं रहता। हाँ, तो हम इंडिपेंडेंट, मेरा मोटिव ये है कि उनको इंडिपेंडेंट बनाना, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं बने तो मेरे पीछे पड़े रहेंगे। तो मैं उनको इंडिपेंडेंट बना के छोड़ता हूँ कि वो खुद से पैसा कमाना शुरू कर दे। सो मैं वही आपको बोल रहा था कि ऑप्शन बाइंग के अंदर भी हमने ऐसी पर्सनल स्ट्रेटजी डेवलप करी है जो कि आपको वो है, और ये कोर्स के अंदर आपको 100% चीज़ सिखाई है। मैं वो चीज़ बोलता हूँ कि अगर किसी ने ये कोर्स लिया है तो उसको कोई भी बुक आप उठा के देख लो, किसी का भी यूट्यूब के अंदर, तो हालांकि स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी, और या कोई भी फॉरेन का भी कोर्स आप उठा के देख लो, आपको इस स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर ऐसी कंप्लीट नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी।
बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि आप इसकी एक फॉर्मल एजुकेशन लॉन्च करने पे काम कर रहे हैं, हमने भी मोहित के कहने पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन से बात की है। हमारा भी खुद का एक इंस्टीट्यूशन है, ईशान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले जब जैसे ही हम पूरा यूनिवर्सिटी फॉर्मुलेट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, कि ऑप्शन का एक स्पेसिफिक फॉर्मल प्रोग्राम बनाए। और सिर्फ इसी नॉर्दर्न इंडिया में नहीं, हम पूरे साउथ इंडिया, पूरे इंडिया में, और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड वाइड उस ऑफिशियल प्रोग्राम को लॉन्च करें अपनी यूनिवर्सिटी से थ्रू, राइट। सो आई होप गाइज आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। बेसिक पर्सनल फाइनेंस से लेकर हम लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग तक की बात करी। ऑप्शन ट्रेडिंग से लोग बहुत घबराते हैं, वो बिल्कुल एडवांस लेवल चीज़ होती है। बट पहला, जैसा कि मोहित ने बोला, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहले अपने पर्सनल फाइनेंस सॉर्ट आउट करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इमरजेंसी फंड है, वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट करो, फिर स्टॉक मार्केट में जाओ। स्टॉक मार्केट में भी जाने के बाद आपको पहले ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करना है, आपको फिर थोड़ा सा बचा के स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना है, थोड़ा रिस्क लेना सीखना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा पैसा आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लाके लगाओ। और वो लगाने के लिए भी पहले राइट नॉलेज गेन करो। जैसे कि आपने बोला, ऑप्शन एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स है और उनकी फेयर वैल्यू पहले आइडेंटिफाई करना सीखो, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक बार को कंपनी की वैल्यूएशन कर सकते हो, लाइक पेटीएम की कर सकते हो कि आने वाले इतने टाइम में ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी, ये प्रोजेक्शन लगा सकते हो, फाइनेंशियल मॉडल्स लगा सकते हो। बट ऑप्शंस की रियल वैल्यू आइडेंटिफाई करना, कि उसमें आई गेस बहुत चीज़ें होती हैं, थीटा, गामा। कंपनी का क्या है ना, कंपनी की वैल्यू एक रहेगी, एक टाइम के लिए फिक्स रहती है फेयर वैल्यू। वो एक बिजनेस अगर कोई परफॉर्म कर रहा है 1 महीना 2 महीने, उसकी वैल्यू वो रहेगी। ऑप्शन की वैल्यू हर मिनट चेंज होती है, ठीक है। और ऑप्शन की फेयर वैल्यू भी काफ़ी जल्दी चेंज होती है, बिकॉज डायनामिक्स मार्केट के अंदर ना डेली चेंज हो जाते हैं। तो उस हिसाब से हमें अपनी पोजीशन को एडजस्ट भी करना पड़ता है। ये नहीं मैंने आज ऑप्शन खरीद के रख ली तो कल मैं वो ऑप्शन लेके बैठूंगा, या आज मैंने ऑप्शन सेलिंग कर दी। लोग ऑप्शन सेलिंग के अंदर लॉस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक चीज सेल कर दी, उनको लगता है एक्सपायरी तक बैठ जाता हूँ, जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैंने जब खरीदी थी तब जीरो हुई थी। लेकिन इसके अंदर मार्केट चेंज होते हैं, डायनामिक्स चेंज होते हैं, हमें अगले दिन कुछ और चीज़ करनी होती है, एडजस्टमेंट उसको हम बोलते हैं। तो वो सारी एडजस्टमेंट भी आपको सीखनी पड़ेगी। तो अगर वो जीरो नहीं होती है तो आपको काफ़ी सारा पैसा देना पड़ेगा ऑप्शन बायर को, वहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा, राइट। उसको कर्व कैसे करना है, वो सारी चीज़ें ऑप्शन एडजस्टमेंट से आप कर सकते हो, हेजिंग कर सकते हो, मतलब रिस्क प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो मैं अपने ऑडियंस को थोड़ा और क्लियर करना चाहूँगा ये वाला पॉइंट कि हमारा क्या मतलब है स्टॉक मार्केट और बिजनेस वैल्यूएशन से। जैसे बिजनेस होता है, अगर हम लोग एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता है उसका बिजनेस इतना है, इतना ग्रो करेगा, और हम कैश मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उसमें एशियन पेंट्स में पैसा लगा सकते हैं। बट जब एशियन पेंट्स का ही हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं, राइट। उसकी फेयर वैल्यू बदल जाती है, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ जाता है, और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि वॉलेटिलिटी आ जाती है, जैसे कि एक ट्रेडर को उस चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी वो ऑप्शन में प्रॉफिट कमा पाएगा। ऑप्शन है एशियन पेंट का, बट आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, राइट। स्टॉक मार्केट में एशियन पेंट में डायरेक्ट कैश मार्केट में इन्वेस्ट करना, एशियन पेंट के बिजनेस को समझना, फिर इन्वेस्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। एशियन पेंट्स के ऑप्शन में इन्वेस्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग, इन्वेस्ट नहीं, ट्रेड करना, राइट। यस, ठीक। सो हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एक बिगनर जिसे कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट कैसे सीखा जा सकता है, जिसे कुछ भी आइडिया नहीं है, एक बिगनर है, चलो बेसिक पर्सनल फाइनेंस वो जानता है, थोड़ा बहुत हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह उसने ले रखा है, जानेंगे अब आई होप हमारे पॉडकास्ट के बाद, ठीक है। बेसिक फाइनेंस वो जानता है, बट अब उसे वो फ्री हो गया है, फाइनेंशियल प्लान उसने सारा बना लिया है, अब उसे स्टॉक मार्केट में एंटर करना, उसने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर दी है। तो वो कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करे, कहाँ से सीखे? ठीक है। सो दो चीज़ें हैं। आपने बोला लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है। लॉन्ग टर्म वेल्थ का मैंने आपको सिंपल मंत्र दे दिया, अगर 15,000 रुपये आप 15 साल के लिए 15% इन्वेस्ट करते हो 1 करोड़ रुपये बनता है। तो अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करनी है, इंडेक्स फंड के अंदर लगा दो पैसा, म्यूचुअल फंड में लगाओ, ब्लू चिप्स में लगाओ, और अपना पोर्टफोलियो बनाओ, इन्वेस्ट करो। सेकंड चीज़, अगर उसको ट्रेडिंग सीखनी है, क्योंकि सीखने के लिए आपको ट्रेडिंग है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको सीखना नहीं है, आपको शांति से डिसिप्लिन रहना है। लॉन्ग टर्म वेल्थ वो जनरेट करता है जो डिसिप्लिन रहता है, मतलब हर महीने उसने 15,000 सोचे हैं या 10,000 सोचे हैं, मैं तो 5,000 भी सोचे हैं, हर महीने वो डाले, चाहे वो कोविड आके उसकी वैल्यू 20% 40% गिर जाए, फिर भी उसको डालना है, राइट, भी चालू रखना है, राइट। इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं, क्योंकि जब मार्केट बढ़ रही है या मार्केट नॉर्मल है तब तो हर महीने बंदा 5,000 डालेगा, जब मार्केट 40% गिर गई है तब वो अपनी सिप ना रोके, जबकि वो राइट टाइम में डालना, राइट टाइम है, वो डबल करने का टाइम है। तो अगर वो डिसिप्लिन रहता है 10-15 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ उसकी क्रिएट हो जाएगी, ये आप चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन अगर उसको सीखना है मार्केट के अंदर, अपने रिटर्न्स को एनहांस करना है और इसको करियर बनाना है, फुल टाइम बनाना है, या इसके अंदर अपनी जॉब लेनी है, या इसको अपना बिजनेस बनाना है, ठीक है, तब उसको इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, मैं वो अपने हिसाब से बोल देता कि मैंने कैसे अप्रोच किया था। सो हमने क्या स्टार्ट किया था, मेरा तो चलो सीए का थोड़ा बैकग्राउंड था, हमें थोड़ी बिजनेस वगैरह की नॉलेज, हमें अकाउंटिंग ऑडिटिंग उसको नॉलेज नहीं है, उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि वो आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर आप कोई लगवाओ, लेट्स से ईटी न्यूज़, इकोनॉमिक टाइम्स का आप लगा लेते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में पता चलेगा कि बिजनेस क्या कर रहे हैं, ये वो क्या कर रहे हैं। आलतू फालतू क्या है कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मार्केट्स के अंदर बिजनेस क्या कर रहे हैं, बिजनेस की तरफ बिजनेस माइंडेड आप हो,
ठीक है। तो बिजनेसेस को समझना शुरू करो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, ठीक है। देन आप अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो मोबाइल के अंदर ऐप डाउनलोड करो, लेट्स से मनी कंट्रोल कर लो, investing.com कर लो। सो इनको आप डाउनलोड करो, इसके अंदर डेली के 2-3 आर्टिकल्स आते हैं, आप उनको पढ़ो, ठीक है। मैं कहता हूँ आपको 10-15 दिन उसमें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ो, फिर भी पढ़ो, जो भी उसमें टर्मिनोलॉजी आ रही है उसको गूगल करो, ठीक है। फिर आप कुछ बुक्स पढ़ो, ठीक है। आपने देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, ये फाइनेंशियल न्यूज़ की, ठीक है। न्यूज़पेपर लगवा लो, बिजनेसेस की आपको नॉलेज होने लग जाएगी। देन जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही गूगल करो, ठीक है। बेसिक्स पढ़ने शुरू करो, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस जाननी बहुत जरूरी है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि हम इकोनॉमीज की स्टडी करते हैं, फिर उसके अंदर सेक्टर्स की स्टडी करते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, फिर उसके अंदर हम और डीप के अंदर कंपनीज में चले जाते हैं कि इंडिविजुअल कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसमें भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि फाइनेंशियल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और मैनेजमेंट कैसी है, ठीक है, क्वालिटेटिव बिजनेस एस्पेक्ट्स कैसे हैं बिजनेस की। ऐसी भी टेक्निकल एनालिसिस आ जाती है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। उसके अंदर हम प्राइस और वॉल्यूम को स्टडी करते हैं, उसके लिए आपको बेसिक पैटर्न्स आप स्टडी करो कि पेनेंट्स क्या है, फ्लैग क्या है, हेड एंड शोल्डर क्या है, ये प्राइस पैटर्न्स करो। कैंडल स्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स क्या हैं, कैंडल स्टिक्स है क्या, ठीक है। फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स क्या है, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई जा रही है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, तो इनको आप गूगल से सर्च करो। बट इस सब में कितना टाइम लग जाएगा? तो आपने काफी लॉन्ग प्रोसेस बता दिया। सो देखो, सीखने के लिए टाइम तो डेफिनेटली देना पड़ेगा। 10-15 दिन के अंदर स्टॉक मार्केट आप सीख नहीं सकते। और आप तो ऑप्शंस की बात कर रहे हो, मैं ऑप्शंस तक जाने की बात कर हाँ, रहा हूं। ऑप्शंस के लिए जो मैंने खुद 50 बुक्स पढ़ी हैं, और मैंने खुद, मुझे 3 साल लगे थे, और आफ्टर हैविंग द नॉलेज ऑफ चार्टर्ड फॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन का जो ड्यूरेशन होता है उससे भी ज्यादा हो गया, राइट। तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो स्टडीज में लिए टाइम तो देना पड़ेगा। और जो फॉर्मल आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो उसमें 8-8 घंटे 10-10 घंटे देते हो, तो ये क्या यहाँ पे आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई में दे रहे हो, स्टॉक मार्केट में नहीं दे रहे ना। तो 1-2 घंटा अगर दे रहे हो तो मिनिमम आपको मेरे ख्याल से लगा के चलो 3 साल लगेगा। बट इंटरनेट पे क्या ये सारा कंटेंट स्ट्रक्चर्ड मिल जाएगा पूरा एंड टू एंड? वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये स्ट्रक्चर्ड वे में है ही नहीं है। तो ऐसे ही आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आप ये बुक्स पढ़ो, ठीक है, गूगल सर्च करो, फिर कड़ियाँ जोड़ो। 1 साल आप देखो, मैं आपको ये कह चलता हूँ, 1 साल जो भी आप स्टडी करोगे ना, आपको उसके 1 साल 1 महीने के बाद आपको लगेगा कि आपने जो पिछले 1 साल में पढ़ा है वो रेलिवेंट नहीं है, वो गलत है, मैंने तो गलत पढ़ा है। फिर आप उस साल जो पढ़ोगे वो आपको 2 साल 1 महीने के बाद लगेगा कि यार वो गलत है। तो इसके अंदर चीज़ें नई नई अब जुड़ती जाएंगी, फिर आप मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तभी मैं 3 साल बोल रहा हूँ। 3 साल बाद आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल पाएगा कि हाँ अब कड़ियाँ जुड़। बट देखिए, मैं एफर्ट्स डालने को रेडी हूँ, ठीक है। मैं दिन के 4 घंटे, चलो 8 घंटे तो नहीं बोलूँगा क्योंकि और भी चीज़ कर रहा होगा जो भी पढ़ना चाहेगा, दिन के 4 घंटे डालने को रेडी हूँ, और बहुत तो डेडिकेटली डालने को रेडी हूँ। बट 3 साल अगर मैं 6 महीना या साल भर देने को रेडी हूँ, तो क्या मैं ऑप्शन ट्रेडिंग तक जा सकता हूँ 1 साल के अंदर? तो उसके लिए तो आपको एक मेंटर ढूंढना पड़ेगा जो ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडिंग में कर रहा है, जिसने 3 साल दे चुका है जो मार्केट में। तो या तो आप मेरा ही कोर्स ले लो, ठीक है, बिकॉज मेरे कोर्स के अंदर क्या है कि मैंने उसको आपको बताया कि स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर प्रोग्राम, पूरा एक प्रोग्राम बेसिकली बोलेंगे, बिकॉज इस प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कोर्सेज हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं बेसिकली प्रोग्राम है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर कोई बंदा आता है, बिगिनर भी आता है, तो मैं ऑप्शंस को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उसके अंदर एक प्री रिक्विजिट होती है कि उसको स्टॉक मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। हाँ, तो हमने क्या करा है कि स्टॉक मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस भी इसके अंदर कोर्स और ऐड कर दिया। तो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसको बिल्कुल भी नहीं कुछ पता उसको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट भी बताएंगे, फिर उसको आगे टेक्निकल एनालिसिस जो कि बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखाई जाएगी, फिर हम ऑप्शंस के ऊपर आ जाएंगे, तो उसमें बिल्कुल बेसिक ऑप्शंस आपको सिखाए जाएंगे, ऑप्शन टर्मिनोलॉजी, ओपन इंटरेस्ट, मल्टी स्ट्राइक हो गई, जितने भी ऑप्शन से रिलेटेड कंसेप्ट हैं वो सारी नॉलेज आपको दी जाएगी। फिर हम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे आ जाएंगे, इंटरमीडिएट स्ट्रेटेजीज, बेसिक वाले बंदे को क्या स्ट्रेटेजी दिखानी चाहिए, और एडवांस स्ट्रेटेजी, मतलब सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर, बेसिक ऑफ स्टॉक से लेके एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटेजी। अच्छा, पूरा एंड टू एंड कवर्ड है। कितने टाइम का ये प्रोग्राम रहेगा? ये प्रोग्राम आप लगा लो लगभग 150 घंटे का प्रोग्राम, 150 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, उसमें 52 लाइव आप सपोर्ट देंगे। 52 लाइव सपोर्ट। नाइस नाइस नाइस, ठीक है। आप मुझे लिंक दे दीजिएगा, मैं उसका लिंक भी शेयर करवा दूंगा, जिससे कि हमारी ऑडियंस को आइडिया लगे कि कैसे वो स्ट्रक्चर्ड वे में इस प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। सो मोहित, अब हम अपना 5th मेन क्वेश्चन पूछते हैं। ऑल्दो अभी तक हमने सिर्फ 4 क्वेश्चंस कवर किए हैं और 1 घंटे से ऊपर पॉडकास्ट जा चुकी है, बट नो वरीज, हमारा मोटिव ये है कि हमारे ऑडियंस के सारे डाउट्स क्लियर हो, ठीक है। सो 5th क्वेश्चन ये है कि ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि हमें पता है कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा करेक्शन हुई थी, और कोविड के करेक्शन के बाद मार्केट तेजी से बूम किया, मार्केट 18,000 के लेवल पे गया, बट अभी मार्केट मैंने सुना है कुछ करेक्ट हुआ है और फिर रिकवर भी कर रहा है। तो आपके हिसाब से क्या ये राइट टाइम है, या फिर मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड है, फर्दर करेक्शन हम देख सकते हैं? ओके, सो देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का राइट टाइम आज कभी भी नहीं होता, वो हमेशा कल होता है। कल था, लेकिन कल आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो सेकंड बेस्ट टाइम आज है। तो जो तो डिसिप्लिन होके सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो हमने बात भी करी थी,
उसको सिर्फ अपनी रोकनी नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट चालू ठीक रखे। है। मार्केट चाहे 10% गिरी, चाहे 40% बढ़ी, चाहे 50% गिरी, तो डिसिप्लिन का मतलब ही वो है, वो कि हम वो ऑलरेडी अपने से चालू रखे, वो भले अपनी- मार्केट अभी किसी लेवल हाँ, क्योंकि वहाँ पे एवरेजिंग होती रहती है। एवरेजिंग होती है। ठीक है, आपका अब अगर मार्केट कम है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, अगर मार्केट ऊपर है तो आपको कम यूनिट कम मिलेंगे। तो मिलेंगे। उसके अंदर ऑलरेडी सिस्टमेटिक है कि वो आप लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट कर रहा है। लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करेगा। वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ही है ना, सिस्टम है, सिस्टम है। सिस्टम की बेस में आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी की बेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके लिए भी एक अच्छा टाइम है। आपने Okay. बोला कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर आप पिछले 2 साल में देखोगे तो डेफिनेटली मार्केट का बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और लोग कैसे कंपेयर कर रहे हैं, कोविड लो से कंपेयर कर रहे हो। कोविड लो 7500 के आसपास था और मार्केट कहाँ अब पहुंच चुकी है, 18,000 पे पहुंच चुकी है। तो आप उससे देखोगे तो आपको लग रहा है कि यार डबल मार्केट हो चुकी है, अब क्या रिटर्न बचे हैं मार्केट के अंदर। 7,500 से 18,000 18,000 कोविड में जो करेक्ट आई थी। राइट, ये निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स जो 7,500 पे आ गया था कोविड की फॉल के बाद, अब वो 18,000 है, तो उससे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट राइट। तो वैसे आप कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा यार 2 साल में मार्केट Double बहुत ज़्यादा हो बढ़ गई। चुकी है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की। तो अगर आप उससे कोविड से थोड़ा पहले चले जाओगे, 5-10 साल की देखोगे, तो मार्केट के अंदर मार्केट ने कितने रिटर्न दिए? ऑन एन एवरेज 12-15% रिटर्न ही दिए हैं। तो मार्केट कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ चुकी है। बिजनेसेस जिस हिसाब से ग्रो हुई है, मार्केट उस हिसाब से ही बढ़ी है। कोविड की वजह से मार्केट की ग्रोथ थोड़ी रुक गई थी, वहाँ पे हैम्पर पड़ा था हमें, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी, किसी को नहीं समझ आ रहा था क्या होगा। कोविड बिल्कुल नई चीज़ आई है, तो अनसर्टेनिटी की वजह से लोग पैसा वहाँ से खींच रहे थे। सेकंड चीज़ वहाँ पे क्या होगी, बैंक्स ने लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रिलीज कर दी थी, क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा लोग खींच रहे थे। तो क्या होगा, तो बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर दिया था वर्ल्ड वाइड, और इंडिया के अंदर भी किया था। तो उससे क्या हुआ कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब बैंक्स क्या कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ती हुई देख के इंटरेस्ट रेट वापस खींच रहे हैं, जो उन्होंने लिक्विडिटी खींच रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। सेकंड क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन का वॉर का आपको पता होगा, तो उसका इफेक्ट मार्केट के अंदर पड़ रहा है, फ्यूल के प्राइसेस के ऊपर पड़ रहा है, तो मार्जिन थोड़े से इंपैक्ट कर रहे हैं बिजनेस के। इसी वजह से मार्केट 18,000 से करेक्ट होकर 15,800 के लेवल तक पहुंचा। तो ये अपॉर्चुनिटी है रादर आपके पास कि यहाँ पर जो 10-15% की मार्केट करेक्ट हुई है, यहाँ पर अब अपॉर्चुनिटी है कि आप इन्वेस्ट करो इस अच्छे लेवल्स के ऊपर, मार्केट को कैप्चर करो। जिन्होंने वो मिस कर दिया पहले, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इन्वेस्ट करने की। और जो ऑल टाइम हाई था 18,200 18,600, वहां से करेक्ट होकर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। राइट। अगर आपको डर लगता है तो मैं बोलता हूँ आप लमसम इन्वेस्टमेंट मत करो, जो सिप चल रहा है वो तो सिप करे, आप टुकड़ों में कर लो। आप 25% इन्वेस्टमेंट अभी अब डालो, अगर आपको लगता है मार्केट 500,000 पॉइंट गिरेगी, 25% तब डालो। अगर वही 500,000 पॉइंट बढ़े तब भी 25% डालो, तब भी 25, ठीक है, टुकड़ों में डालो। 500 पॉइंट मूव के ऊपर डालो। 16 आज मार्केट 16,500 के आसपास होगी, ठीक है, अभी मार्केट ओपन हो चुकी है बट हमने देखी नहीं है। तो 16,500 के आसपास मार्केट होगी, मैं कहता हूँ 25% अभी डाल दो। हालांकि 15,800 के लेवल के ऊपर आपको डाल देना चाहिए था। 25% आप 16,000 दोबारा से अगर तोड़े, 25% वहाँ डाल दो। 15,500 तोड़े, 25% वहाँ डालो। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर 16,500 से मार्केट 17,000 तोड़ती है तब भी 25% डालो। ये मत डरो कि अब और ऊपर आ गई है। हाँ, क्योंकि वो बढ़ती हुई मार्केट उससे भी आगे जाएगी और ऊपर बढ़ेगी, ठीक है। तो मार्केट के अंदर सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। एक सिप वाले के लिए तो है ही है, जो दूसरा अपॉर्चुनिटी बेस में देख रहा है उसके लिए भी मार्केट, ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, मार्केट आपको अच्छे प्राइस पे करेक्शन के ऊपर ही मिल रही है। तो अगर हम लोगों ने अभी करा, सपोज कीजिए 16,500 का लेवल चल रहा है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, चलिए मैंने अपना 100% इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ और मुझे लग रहा है मार्केट जाएगी। तो अगर मेरे को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करनी है, मान लीजिए ये तो हम कह नहीं सकते शॉर्ट की एक महीने में 18,600 वो जो ऑल टाइम हाई का लेवल है आ जाएगा, हो सकता है 2 महीने में 3 महीने, तो 18,600 पे पूरा एग्जिट मार ले। जो अपॉर्चुनिस्टिक है, जैसे आपने बोला सिर्फ चल रही है, वो मेरी सेपरेट चल रही है, अभी मैं एंट्री मार रहा हूँ 16,500 पे, तो 18,600 पे मैं पूरा एग्जिट ले लूँ। देखो, अपॉर्चुनिटिस्ट जो बंदा आप बोल रहे हो, जिसने अभी उसने इन्वेस्टमेंट किस बेसिस के ऊपर करी है, जो आपने पैसा लगाया, आपने टेक्निकल बेसिस पे करा कि मार्केट करेक्ट आई थी, मार्केट बाउंस बैक कर रही है, तो आपने पर्पस आपका क्लियर है। तो जब आपने पर्पस आपका वही है कि 16,500 पे मैं अभी खरीद रहा हूँ, पैसे मार्केट बाउंस करेगी, तो मुझे अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो डेफिनेटली आपको 18,600 पे निकल जाओ। हाँ। वहाँ पे लालच मत करो कि मैं 20 पे निकलूंगा। हाँ, आप 18,600 पे भी एग्जैक्टली 100% मत निकलो। मैं बोलता हूँ आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। आपको बोलते जाओ कि 18,600 की अगर एक बार मार्केट वहाँ पे तोड़ती है, ठीक है, ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है, तो मोमेंटम थोड़ा हो रहेगा और इन्वेस्टर्स वहाँ पे पैसा पंच करेंगे, क्योंकि 18,600 पे मार्केट तभी पहुंचेगी जब थोड़े से सिनेरियो सही होने लग जाएगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा, वापस से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ जाएंगे। हाँ, तो अब वहाँ पे मार्केट और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर आप 18,600 पे एक फिक्स टारगेट लेके चलोगे तो हो सकता है कि आप थोड़े से घाटे में रहो, क्योंकि आपका और अपॉर्चुनिटी मिस कर लो, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेड करके चलो, या फिर आप पार्शियल बुकिंग करके चलो। आप लगा लो कि यार अभी 16,500 पे मार्केट है, 17,500 पे पहुंचेगी तो मैं अपना 25% प्रॉफिट बुक कर लूँगा, 18,500 बोलेगी 25% और बुक कर लूँगा और बाकी 18,000 का स्टॉप लॉस लगा लूँगा। तो ऐसे करके आप पार्शियल। मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बारे में अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा 18,500 टारगेट है, ठीक है,
अब इस टारगेट को ब्रेक कर दिया और अभी मार्केट आ गया 18,600 पे, ठीक है। तो हमने अभी 18,500 पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, बट 18,500 पे हमने स्टॉप लॉस सेट कर लिया कि वापस से 18,600 के बाद अगर वो 18,500 पे आता है तो मैं एग्जिट ले लूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट चला गया 18,800 पे, ठीक है। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट कर लिया 18,600। अब 18,600 पे आता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर दूंगा। यानी मैं स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल करता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मार्केट बढ़ रही है मैं अपना स्टॉप लॉस बढ़ाता जा रहा हूँ। अगर वापस से उस स्टॉप लॉस के लेवल पे आती है तो मैं अपना एग्जिट ले लूंगा, राइट, ठीक है। आई होप गाइस आपको चीजें क्लियर होंगी। टर्मिनोलॉजी में मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हमारे बीच ऐसे हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं है, तो आई होप उनको भी चीजें क्लियर हो रही होंगी। सो मोहित, फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन, अब आपको और ज्यादा हम परेशान नहीं करेंगे। स्टॉक मार्केट से आपको कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट करनी चाहिए? आप थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग का भी बताइए, क्योंकि मैंने बताया हमारी ऑडियंस कुछ इस टाइप की है जो कि ये बेसिक जानती है। हमारे जैसे बताया jobas.com में काफ़ी सारे jobas.com से चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़े हुए हैं, CFAs जुड़े हुए हैं, CMAs जुड़े हुए हैं जो फंडामेंटल जानते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो टेक्निकल एनालिसिस भी जानते हैं, वो सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम रिटर्न की जब बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की रिटर्न के बारे में बताइए, और थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग जो फुल टाइम आप ट्रेडिंग परस्यू करना चाहते हैं, ये सब जानने के बाद फंडामेंटल और टेक्निकल, तो वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, सो पहले हम बात कर लेते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो ठीक है। पैसा लगा के छोड़ रहा है। वो आपका जो जिसने क्वेश्चन, वो 25 साल वाले बंदे ने क्वेश्चन अच्छा, पूछा था कि ठीक है। इसकी सैलरी 50,000 50,000। तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर देखो अभी हम बुल रन के अंदर हैं, 2008 के बाद मार्केट बुल रन के अंदर है। कोविड का छोटा सा एक शॉर्ट टर्म करेक्शन थी, शॉर्ट टर्म बेयर फेज था वो, जो हमने देखा 1 साल के अंदर ही रिकवर कर गया। इतना जल्दी होता नहीं है, थैंक गॉड कि यहाँ पे वो चीज़ हो चुकी है, और कोविड का जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था वर्ल्ड वाइड वो भी नहीं रहा, ठीक है। सो अभी हम बुल फेज में चल रहे हैं। अगर ऐसे ही बुल फेज चलता रहा तो आप कहना चाह रहे हैं 2008 से लेकर आज तक 2022 तक बुल फेज में ही है? बुल फेज में ही है, Great. बिकॉज इतनी ज़्यादा लंबी हमने करेक्शन देखी ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो जो मॉर्गेज क्राइसिस हुए थे, उसके बाद हम ऑलमोस्ट मार्केट अप ट्रेंड के अंदर ही अभी चल रही है, और आगे चलती भी रहेगी। और इंडिया के अंदर इंडिया आउट परफॉर्म करेगा वर्ल्ड को, ठीक है। मुझे लगता है कि चाइना को भी इंडिया आउट परफॉर्म करेगा डेफिनेटली। सो अगर बुल फेज चलता रहा, तो अगर नॉर्मल इन्वेस्टर है जो कि सिप बेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिना दिमाग लगाए सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो बुल फेज के अंदर उसको 15% की 15% ईयरली? हाँ, ये तो एफडी की डबल रिटर्न से भी ज्यादा होगी। डेफिनेटली ट्रिपल 15% की CAGR बोल रहा हूँ, वो भी CAGR की रिटर्न उसको मिलेगी। तो आपका भी वो 15,000 15% 15 साल 1 करोड़, और 30 साल 10 करोड़ वाला सपना हो जाएगा। अगर थोड़ी सी ऐसी हलचलें चलती रही रशिया यूक्रेन, बिकॉज इकोनॉमीज के अंदर कुछ भी चलता रहता है, हलचल वगैरह चलती रही, थोड़ा बहुत होता है, और मान लो कि ज़्यादा करेक्शन आ गई और आपने गलत टाइम पे एग्जिट ले लिया, तब भी मोटा मोटा आपको 12% का रिटर्न आप नॉर्मल एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल ही खराब आपके नसीब रहे और वो चीज़ चली गई और पूरा मार्केट डाउन है, आप बिल्कुल हाईज पे इन्वेस्ट कर रहे हो, लोज पे निकाल रहे हो, डिसिप्लिन नहीं रह रही है वो, तब भी आप 10% मान के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म तीनों सिनेरियो में सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो भी हम 10% एक्सपेक्ट करते हैं। 10%, 12% एवरेज, और हाईएस्ट आप 15%। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन लेके ना चलो, ठीक है। मिल गया तो अच्छा स्टॉक मार्केट। अब जो ट्रेडिंग कर रहा है उसके लिए कोई बार नहीं है, कोई बार नहीं, उसके लिए कोई बात 100% रिटर्न भी निकाल सकता है वो साल में अपनी कैपिटल की। 100% रिटर्न निकालनी, सस्टेन करनी मुश्किल है, निकालनी इजी है। मैंने भी 1 साल में 100% रिटर्न निकाली थी। अगर कैपिटल कम है तो 100% रिटर्न निकाल सकता है। अगर आपकी कैपिटल 1 करोड़ होगी तो उसका 100% रिटर्न निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बिकॉज उसके लिए आपको उतना रिस्क भी लेना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप 1 करोड़ पे 100% रिटर्न निकालते हो 2 करोड़, अगले साल 2 के 4, 4 के 8, तो इतना पैसा यहाँ पे बनता तो अंबानी भी बना सकता था। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर आओ। छोटी कैपिटल है, अब जब लर्निंग फेज के अंदर हो तो छोटी कैपिटल से 1 लाख की कैपिटल है मान के चलिए मेरी, तो उसको आप कर सकते हो। कितना? 100% की रिटर्न आप 100% की, निकाल सकते हो। एक को डबल कर सकता हूँ, 2 एक को डबल कर साल सकते के हो, अंदर। हाँ। बट रिस्क भी, क्योंकि वहाँ पे आपका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी आपकी उस हिसाब से बन नहीं पाएगी, ठीक है। चलो मेरे को सेफ करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग, सेफ ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, फिर मैं सेफ ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपके पास एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। सो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है मार्केट के अंदर, अपना एसेट एलोकेशन कर रखा है, मैंने गोल्ड के अंदर भी पैसा लगा रखा है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में भी लगा रखा है, मैंने बॉन्ड्स में भी लगा रखा है, और लिक्विड फंड में भी लगा रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर से मुझे रिटर्न आ रहा है मोटा मोटा 12% का एवरेज रिटर्न आ रहा है, तो 12% रिटर्न तो मेरा वहाँ से आ ही रहा है, जो मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म। हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से एडिशनल रिटर्न जनरेट करते हैं, उसी कैपिटल से। एडिशनल कैपिटल नहीं लगा रहा मैं पैसा। अच्छा, स्टॉक मार्केट में जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, हाँ, उसी कैपिटल को यूज करके आप पोजीशंस बना रहे हैं। राइट, मतलब वो पैसा हमने स्टॉक्स में भी लगा रखा है, उसको प्लेज कर देते हैं, जैसे गिरवी रख दिया, उससे मुझे मार्जिन मिल गया। हाँ, तो मैं सेफ स्ट्रेटेजी से लगाता हूँ, उससे मैं महीने की 2% 5% रिटर्न जनरेट करता हूँ, मेरी रिस्क 2 से 5। हाँ, जब मैं यही चीज़ 2019-20 में करता था, तब मैं ये रिटर्न का टारगेट रख लेता था 5 से 10%, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे कैपिटल डबल भी करी है, 10 लाख की कैपिटल मैंने 20 लाख एक साल में ही कर दी थी। तो अब आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस क्यों कम कर दी?
सो पहले क्या था कि मेरी कैपिटल कम थी, ठीक है। हाँ। जैसे मैंने ट्रेडिंग जर्नी वाली वीडियो में बताया कि 20,000 से 20 लाख पहुंचा, तो 20 लाख से पहले मेरी कैपिटल 10 लाख थी उस साल। तो उस साल के अंदर मैंने कैपिटल अपनी डबल कर ली 20 लाख, और प्रीमियम्स भी अच्छे थे, वॉलेटिलिटी भी अच्छी थी। देन मैंने अपना टारगेट करा कि मुझे 1 करोड़ तक, मेरा अल्टीमेट गोल था कि मेरे को ट्रेडिंग कैपिटल 1 करोड़ करनी है, जो कि मेरा टारगेट 2025 था। वो कम होकर 2024 कर लिया था मैंने, क्योंकि मेरी कैपिटल डबल हो गई थी इस वक्त। फिर मैंने अपना रिटर्न कम इसलिए कर लिया क्योंकि अब मेरी कैपिटल 50 लाख प्लस हो चुकी है, ठीक है। तो वहाँ पे जो मैं रिस्क लेता हूँ, जो पहले मैं रिस्क लेता था, अब मैंने उसके रिस्क को कम कर लिया, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में वो रिस्क ज़्यादा हो जाता था। एंड सेकंड, मैंने आपको बोला कि अब मेरी कॉलेजेस वगैरह से बात चल रही है, काफ़ी सारे मैं अपने लार्जर गोल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ कि इसको कैसे फॉर्मल वे के अंदर लेके जाए, फॉर्मल एजुकेशन के अंदर कैसे, फॉर्मल सिस्टम के अंदर कैसे लेके आए हम स्टॉक मार्केट को। तो मेरा ज़्यादा फोकस वहाँ पे है, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाता। मैं पूरे दिन स्क्रीन के ऊपर अब नहीं बैठ रहा, मैं अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे मोल्ड कर रहा हूँ कि पैसिव वे के अंदर मेरे को पैसा बन रहा है। तो मेरे को मतलब हर पूरा दिन स्क्रीन नहीं देखनी पड़ती, मैं पैसिव वे के अंदर अपनी स्ट्रेटेजीज बनाता हूँ, उनको दिन के अंदर अब आपने 2 से 5% रिटर्न पर मंथ एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया है। Right. और अब आपकी 50 लाख की कैपिटल हो गई है। आपने स्टार्ट किया था 20,000 से और आपने 20 लाख एक साल के अंदर करे थे। नहीं 10 लाख टू 20 लाख एक 10 लाख टू 20 लाख एक साल के। 20,000 से लेकिन 20 लाख पहुंचने में मुझे 10 लाख, 20,000 से 10 लाख पहुंचना। हाँ, 20,000 से 10 लाख पहुंचने में मुझे 3-4 साल लगे। 3-4 साल लगे। फिर 10 लाख से 20 लाख आपने एक साल में किया था। राइट। आपने मतलब 100% की रिटर्न। यस। फिर आपका गोल 1 CR का है, बट अभी आप रिस्क कम ले रहे हैं, और क्योंकि आपके पास अभी रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। क्या क्षमता है, लेकिन उतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जो मैं वो रिटर्न जनरेट कर पा रहा था उसके लिए मुझे स्क्रीन के ऊपर मैं देखता था, प्रॉपरली सब कुछ एनालाइज कर रहा था उस वे के अंदर। अभी क्या, मैंने आपको बोला कि मैं लार्जर गोल्स के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, कॉलेजेस के साथ मिल रहा हूँ, इसको फॉर्मल एजुकेशन के अंदर लेके आ रहा हूँ। और क्या कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर मैं उतना ही रिस्क लेता हूँ तो वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है। अब मैं एक्टिव ट्रेडिंग से पैसिव ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को क्लियर करेंगे कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है। जैसे आपने बताया, जब आपकी कैपिटल बड़ी हो जाती है तो आप ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते और ज्यादा आप रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू से एग्जैक्टली मतलब क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि देखो, परसेंटेज वैल्यू क्या होगी कि 2% की 5% की बात, चलो 10% की बात कर लेते हैं, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख के ऊपर 10% कितना हुआ? 10,000। 10,000। 1 करोड़ के ऊपर 10% कितना? 10 लाख, ठीक है ना। यही एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब है तो 10% ही। तो अगर किसी को 20% कमाना है, 10% का रिस्क ले रहा है लेट्स से, ठीक है, तो 1 लाख वाला 10,000 का रिस्क ले रहा है, 1 करोड़ वाला 10 लाख का। नो डाउट वो कमाएगा भी 10 लाख, बट रिस्क के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू में रिस्क बढ़ जाती है जब आपकी कैपिटल बड़ी हो जाती है, तो इस वजह से आप उतना रिस्क नहीं लेते हो। हाँ, कंजर्वेटिव में रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अपने यार पिछले वाले जो प्रॉफिट मैंने अर्न करे इतनी हार्ड वर्क से, मैं उसको इरोड कर दूँ ज़्यादा रिस्क के साथ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास मेंटल थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, और साथ साथ आप और चीज़ें भी कर रहे हैं। एंड सेकंड मेन रीज़न ये थी कि मैं एक्टिव ट्रेडिंग से पैसिव ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो गया। एक्टिव ट्रेडिंग के अंदर आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो, पैसिव ट्रेडिंग के अंदर मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करी है कि उसके अंदर मेरे को हर वक्त मार्केट को देखना नहीं पड़ता, और मतलब एंट्री लेते वक्त भी नहीं देखना पड़ता, स्टॉक्स को एनालाइज नहीं करना पड़ता, निफ्टी क्या चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर क्या चल रहा है, कुछ नहीं। सिंपल सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजीज बना रखी हैं, उठना है वो लगाना है, हेज्ड पोजीशन है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको आपकी कैपिटल के ऊपर रिटर्न मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स के अलग अलग एसेट्स के अंदर इन्वेस्टेड होती है, तो वहाँ से रिटर्न आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ से मैं 2% का रिटर्न भी बोल रहा हूँ, 24% भी घुमाता हूँ, 12% मुझे उससे भी आता है, 36% का रिटर्न मिलता है। 36% का, तो आपकी कैपिटल 1 CR हो ही जाएगी। आपका 2024 का टारगेट है, आई गेस आपने बोला कि 2023 तक ही आप मैं नेक्स्ट ईयर तक उसको अचीव करना है। ग्रेट, आप इसी साल अचीव करो, तो ये प्रे करेंगे। सो आई होप हमारी ऑडियंस को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। आपका डायरेक्शन बहुत अच्छा है, आपने सारी चीज़, मतलब आपने कस्टमर को ये नहीं बोला, आपने हमारी ऑडियंस को ये नहीं बोला कि आओ सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग करो। आपका ये पॉइंट अच्छा है कि आप पर्सनल फाइनेंस स्टार्ट करो, स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करो, फिर स्टॉक मार्केट में आओ, फिर आप आओ ऑप्शन ट्रेडिंग में, उसमें भी आप बेसिक समझो, फिर आओ हेजिंग स्ट्रेटेजीज में, फिर धीरे धीरे अपनी कैपिटल बिल्ड करो, और एक पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को प्लान करो। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ब्रॉड टर्म है, स्टार्ट करना आपको पर्सनल फाइनेंस में, अगर आपको फुल टाइम करियर परस्यू करना है तो आपको एंड करना ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा भी कुछ है क्या? ऑप्शन ट्रेडिंग ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये सीख लिया तो सब सीख लिया, पूरा फाइनेंशियल मार्केट समझ लिया, अब आप फुल टाइम करियर परस्यू करें। बिकॉज इसको सीखने से पहले आपको बाकी सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, जैसे मैंने बोला कि हमारे प्रोग्राम के अंदर भी टेक्निकल एनालिसिस है, बेसिक्स है, फंडामेंटल वगैरह, क्योंकि आप ऑप्शंस क्या है ना, एक डेरिवेटिव है, ये अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव करते हैं, तो आपको किसी और चीज को समझना पड़ेगा जिससे जिसका भी आप ऑप्शन बाय कर रहे हो। और ये कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर आप सीख लेते हो, इसको आप हर मार्केट में यूज कर सकते हो, सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं, करेंसी मार्केट में भी ऑप्शंस होते हैं, कमोडिटी के अंदर, इवन तो अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर में भी ऑप्शंस आ रहे हैं।
दैट्स बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इवन क्रिप्टो मार्केट को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए इंसान को। फ्यूचर में हो सकता है आप शायद उसका भी एक प्रोग्राम लॉन्च करें हमारी ऑडियंस के लिए। बट मैं अपनी नीश पे रहा हूँ, ऑप्शंस अपने आप के अंदर ही काफी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत वास्ट है क्रिप्टो ट्रेडिंग में। फिर वो अलग डायरेक्शन हो जाता है गैस, राइट? बिकॉज मेरा मोटिव अभी क्या है ना कि अलग अलग एसेट्स को पकड़ना नहीं है। मेरा राइट नाउ मोटिव है कि जो दिक्कत मुझे 12th के अंदर आई वो दिक्कत मुझे सॉल्व करनी है। मैंने अपनी लाइफ का मिशन यही बनाया है कि स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल एजुकेशन को एक फॉर्मल वे के अंदर लेके आना। चाहे वो स्कूल्स के अंदर आए, चाहे मैं एक स्कूल के अंदर भी ले आया ना, किसी को मैंने बोल दिया कि यार कि आपके 8 पीरियड होते थे, हमारे 8 पीरियड होते थे कि गेम्स पीरियड में एक पीरियड बच्चों को ये फाइनेंशियल एजुकेशन दे दो 12th वालों को, या फिर कॉलेज के अंदर हो जाए, तो वही आपका गोल पूरा हो जाएगा। राइट, बिल्कुल हम आपकी हेल्प भी करेंगे। जो मैं बात कर रहा हूँ जरूर मैं कोशिश करूंगा 1 या 2 साल के अंदर पूरा फॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग, जिस तरीके से अभी हम लोग प्रोग्राम करा रहे हैं वाया जॉब आज लर्निंग, वो तो हम कराते ही रहेंगे, बट उसके अलावा हम लोग कुछ एक ऑफिशियल डिग्री दे पाए बच्चे को इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो हम लोग काफ़ी उस चीज़ पे काम करेंगे और कोशिश भी करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। सो गाइज आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज स्टॉक मार्केट और हमने एंड किया व्हाट आर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, हेजिंग स्ट्रैटेजीज। तो आप देखेंगे कितना मतलब हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की चीज़ कवर करने की कोशिश की है। जहाँ पर भी जिसी भी लेवल पे आप हैं, आप हो सकता है बिगनर हो, आप बिल्कुल कुछ नहीं आता आइडिया आपको स्टॉक मार्केट का, तो अभी आपको ये पॉडकास्ट हेल्प करेगा, मोहित का प्रोग्राम हेल्प करेगा। अब अगर आप बिगनर लेवल पे हो, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जानते हो, आप इससे आगे बढ़ना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना चाहते हो, तो अभी आपको मोहित का प्रोग्राम हेल्प करेगा। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी जानते हो, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के सारे बेसिक्स क्लियर है, थोड़ा बहुत आप पैसा कमाते भी हो, मगर आपको एडवांस लेवल हेजिंग स्ट्रैटेजीज सीखनी है, जिसको यूज करके किसी भी साइड मार्केट जाए, मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए या साइडवेज रहे, आप पैसा कमाओ, तो वो भी हेल्प करेगा आपको। उसमें भी आई गेस मोहित का प्रोग्राम हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम लोग मोहित के प्रोग्राम का पूरा कंप्लीट डिटेल्स दे देंगे। मोहित प्लीज शेयर कर दीजिएगा जैसे कि ऑडियंस आगे परस्यू कर पाए। और भी आपके जो क्वेश्चंस हो आप हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोग सर्वे फॉर्म्स रिलीज करेंगे जिससे कि हम लोग अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के वर्जन में और वो चीजें भी इंक्लूड कर सकें। सो गाइस, एनी कंक्लूडिंग वर्ड्स मोहित? कंक्लूडिंग वर्ड्स मेरे यही रहेंगे कि सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लान जो मैंने बताया, इमरजेंसी फंड बनाओ, हेल्थ इंश्योरेंस बनाओ, टर्म इंश्योरेंस लो, ये 3 चीज़ें करो, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में जाना शुरू करो और हमारे साथ जुड़ो, हमें हेल्प करो, सपोर्ट करो, ताकि हम इस चीज़ को जो कि हम लोगों को नहीं मिल पाई, ठीक है, हमारे पेरेंट्स को नहीं मिल पाई, हम आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आएँ कि क्योंकि ना हर कोई बोलता है कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए यार, इंडिया के अंदर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर कोई काम नहीं करता। अब मैं भी ये बोलता था यार कि स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स नहीं था, फिर मैंने सोचा क्यों ना हम ही लेकर आए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमारा इतना बढ़िया नेटवर्क है, ठीक है, हम ही क्यों ना लेकर आए। तो ये फॉर्मल एजुकेशन की तरफ मेरी एक पहल है और मुझे उम्मीद है कि हम इसके ऊपर जरूर काम करेंगे। बिल्कुल मोहित, विश यू ऑल दी बेस्ट और जो भी हमारी तरफ से मदद होगी हम वो करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, आई होप ऑल योर डाउट्स आर क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू गाइस।